ऑल द वॉर्स वी हैव सीन इन ह्यूमन हिस्ट्री, विश्वासों और जरूरतों की लड़ाइयां हैं। कुछ ऐसा ही इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने कहा विश्वासों, यानी कि यहां पर जो रूट्स हैं वो धर्म से जुड़ी हुई हैं। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अब्राहम, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनको ऐसा क्यों कहते हैं, मतलब क्या हुआ अब्राहमिक रिलीजन का, लिंक क्या है ज्यूज में, क्रिश्चियंस में एंड इस्लाम में। कुरान में अब्राहम का भी जिक्र है और आइसैक का भी जिक्र है जिनको ज्यूज मानते हैं। तो फिर ये मुस्लिम्स और ज्यूज एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? और अगर ये केवल विश्वासों की लड़ाई नहीं है तो जरूरतों की लड़ाई है, तो जरूरत इतिहास में कहां से कनेक्टेड है? इन सभी पहेलियों को आज हम यहां पर सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि मैं धर्म और धर्म से जुड़े विश्वासों पर यहां बात करने वाला हूं, तो पहले ही बता दूं कि इस पर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जो मैं यहां पर पर्सपेक्टिव बता रहा हूं तो वो धार्मिक विश्वास से जुड़ा एक है, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम में भी हमारे पास शिया और सुन्नी का अलग अलग वक्तव्य है, और ऐसे ही हम ज्यूज में भी देखते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक कॉमन जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है उस डिस्कशन को हम यहां पर ला रहे हैं। तो यहां पर हम अब्राहम से शुरू कर रहे हैं। अभी मैं पूरा एक ट्री आपको शो करूंगा कैसे ये कनेक्टेड है। चलिए, अब्राहम की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले देखिए कि ये जो आपको मैंने टेबल दिखाई है, इसमें हर एक शख्स जो है वो प्रॉफिट है, हर एक शख्स, राइट? तो आप कहेंगे कि सर क्या ये सभी प्रॉफिट हैं? तो एक्चुअली प्रॉफिट, अगर मैं इन तीनों धर्मों की बात करूं तो इनसे भी ज्यादा कहे जाते हैं। तो प्रॉफिट होता कौन है? शायद आप में से कुछ लोग सोचते हो सर प्रॉफिट तो एक ही होता है ना, जो धर्म के बारे में बताता है सब कुछ। एक्चुअली ये पूरी तरह सही नहीं है। प्रॉफिट एक नहीं होता, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रॉफिट आए, राइट? तो जैसे यहां पर आप एग्जांपल से समझ लीजिए, दीज आर द प्रॉफिट्स मेंशन इन कुरान। ये कुरान में सारे प्रॉफिट मेंशन हैं, राइट? और आप में से ज्यादातर लोग जो प्रॉफिट शब्द से समझते होंगे, शायद वो प्रॉफिट मोहम्मद को ही प्रॉफिट मानते होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सभी प्रॉफिट कुरान में भी मेंशन हैं, राइट? अब इंग्लिश नेम जो है वो ये है कि हमारे जो इंसान है, हमारा जो ओरिजिन है वो एडम से हुआ था, एडम ईव। ये स्टोरी पता होगी आपको, ये क्रिश्चियंस भी फॉलो करते हैं। उसके बाद एनोक, नोआ, और उसके बाद यहां पर देखिए अब्राहम। तो आप कहेंगे सर अब्राहमिक रिलीजन, यस, इसका सोर्स यहीं पर है, अब्राहमिक रिलीजन। यानी कि अब्राहम के दो सन आइसक और इश्माइल। ठीक है, अब आइसक, अब इश्माइल में देखिए यहां पर नीचे आ गए प्रॉफिट मोहम्मद, जहां पर हमने 7th सेंचुरी में जाकर हमने ओरिजिन ऑफ इस्लाम देखा। जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इस्लाम जो आज फॉलो किया जाता है वो यहां से इमर्ज होता है, राइट? और यहां पर आइसक से फिर जैकब, जैकब को ही लेटर पीरियड में इजराइल कहा गया। यानी कि आज आप इजराइल एक देश बोलते हैं, इजराइल यहां पर जैकब का भी नाम था, यानी कि जो प्रॉफिट थे। ठीक है, अब देखिए जैकब में यहां आपको मोसेस नजर आ रहे हैं, राइट? जो कि एक प्रॉफिट हैं, ज्यूज फॉलो करते हैं। और यहीं पर आपको डेविड, सोलोमोन, और फिर यहां पर जीसस दिखेंगे। तो यानी कि आपको जीसस दिख गए, यानी कि अब्राहम से आइसक, आइसक से जैकब, और जैकब से यहां से जीसस, यानी कि क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन। यहां पर आपको प्रॉफिट मोहम्मद दिख गए, राइट? और यहां पर आपको जैकब, जिनको इजराइल भी कहा जाता था, मोसेस, ये भी हैं यहां पर। हालांकि ज्यूज की जो हिस्ट्री है वो यहीं से कनेक्टेड है, आइसक से ही कनेक्टेड है। अभी हम उस पर जाने वाले हैं, राइट? तो ये तो हुई चेन की बात। इस चेन को मैं बार बार रेफर करता रहूंगा। चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। तो स्टोरी में आते हैं हम अब्राहम पर। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि गॉड ने अब्राहम से कहा कि आप कैनन में जाकर बसिए। ये कैनन एरिया है जहां पर आज आप इजराइल देखते हैं, राइट? तो कैनन एरिया, तो लीव द हाउस ऑफ हिज फादर तेरा एंड सेटल इन द लैंड ऑफ कैनन। अब यहां पर दो बच्चे होते हैं उनके, आइसक और इश्माइल। क्या बताया आपको? आइसक और इश्माइल, राइट? राइट, और यहां पर अब दोनों को, बच्चों को एक चीज क्लियर थी, मतलब ये कहा जाता है कि दोनों से शुरुआत होनी थी ग्रेट नेशन की। देखिए, प्रॉमिस लैंड ऑफ कैनन इज सब्सिक्वेंटली इनहेरिटेड बाय आइसक, यानी कि यहां आप देखेंगे अब ज्यूज को आइसक
से ही फिर यहां पर आप ज्यूज का ओरिजिन देखेंगे। और नीचे जो है रीजन जहां पर आज आप अरब देखते हैं, अरब एरिया, वहां पर आप देखेंगे इस्माइल से जो इमर्ज हुआ जो प्रॉफिट, और वहां से जो प्रॉफिट मोहम्मद, और वहां से आपने इस्लाम को देखा। तो यानी कि इस्माइल को भी यह प्रॉमिस था कि यू आर गोइंग टू बी फाउंडर ऑफ ग्रेट नेशन, राइट। तो देख रहे हैं, अब्राहम से ही ज्यूज, अब्राहम से ही फिर स्ट्रैंड निकलेगा इस्लाम का। अब देखिए बाइंडिंग ऑफ आइसैक। तो एट सम पॉइंट आइसैक के यूथ में अब्राहम को, मतलब ये स्टोरी आपने सुनी होगी कि गॉड से कॉलिंग होती है अब्राहम को कि आप एक इस निश्चित लैंड पर, कौन से लैंड पर, यहां पर माउंट मोरा पर जाओ, और यहां पर जाकर आपको सबसे प्रिय क्या है? तो उसने कहा सबसे प्रिय मेरा बेटा है आइसैक, तब तक आइसैक थे। तो कहा कि इनकी आप बलि दे दो। तो जो पैट्रियार्क थे, पैट्रियार्क यानी कि हेड, तो वहां पर जो अब्राहम है वो 3 दिन तक ट्रेवल करते हैं और फाइनली उनको ये जगह मिलती है माउंट मोरा। ये बिलीव किया जाता है कि जो जगह है ये जेरूशलेम में थी। तो माउंट मोरा पर पहुंचते हैं और फिर ये स्टोरी है कि जैसे ही, अब यहां पर टेस्ट था बिलीफ का। देखिए ह्यूमन हिस्ट्री में एक चीज क्लियर है कि अगर आपको स्थिरता चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए। और ऐसी अलग अलग धर्मों में लोगों के अंदर विश्वास को बैठाने के लिए कई सारी किंवदंतियों का, यानी कि स्टोरीज का, और कुछ मतलब ऐसे जिसको हम विश्वास कहेंगे, तो विश्वास का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में ये एक यहां पर गॉड ने टेस्ट किया कि भाई तुम्हें मुझ में विश्वास है कि नहीं। तो अब्राहम ने कहा बिल्कुल विश्वास है। तो ऐसे में सबसे प्रिय है, तो ठीक है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। बलि देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहां पर उनके हाथ को एंजल रोक लेते हैं, यानी कि बलि नहीं होती। उनके इस ट्रस्ट को देखते हुए कहा जाता है कि आपके जो डिसेंडेंट्स होंगे, यानी कि जो आपके बच्चे होंगे, दे आर गोइंग टू हैव अबेंडेंट प्रोस्पेरिटी। तो यानी कि इनको प्रॉमिस करते हैं, गॉड की तरफ से प्रॉमिस आता है क्योंकि उन्होंने ओबीडियंस करा। अब तोरा जो है, यानी कि जो हिब्रू बाइबल है, तो वो ये बात कहती है कि जो ये रीजन था माउंट मोरा, ये वाला जो रीजन था ये जेरूशलेम में था। तो मुझे बताइए ऐसे में जो ज्यूज हैं वो जेरूशलेम को पायस मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे भाई। और अब्राहम से ही निकला है कौन? इस्लाम। तो इस्लाम भी पायस मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा, राइट। तो यानी कि रिलीजियस कॉन्शियसनेस का पार्ट बन गया जेरूशलेम। तो देख रहे कब से, राइट। नाउ अब 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। अब देखिए ये ट्री देखिए दोबारा, अब्राहम से आइसैक आए। अब आइसैक की बलि दी जानी थी, बच गए। अब आइसैक कहां सेटल हुए? कैनन में। कैनन कहां है? जहां आज इजराइल पैलेस्टाइन की जंग चल रही है ना। तो ऐसे में जो जैकब थे, जैकब को ही बाद में जाकर इजराइल कहा गया, जैकब कॉल्ड इजराइल। तो एक्चुअली जैकब यहां पर सेटल हुए थे, ठीक है। तभी जो ज्यूज थे वो कहते थे प्रॉमिस्ड लैंड तो हमारा यही है, यहीं पर बनाएंगे इजराइल राष्ट्र। क्यों? क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास ये कहता है कि जैकब जो लेटर इजराइल थे, जो ग्रैंडसन थे, ग्रैंडसन हुए ना भाई, देखिए अब्राहम के आइसैक, आइसैक के जैकब, तो यानी कि ये क्या हुए? ग्रैंडसन हुए। तो यहां पर जाकर ये सेटल होते हैं। अब इनके 12 सन होते हैं और 12 सन से बनते हैं 12 ट्राइब, यानी कि 12 कबीले इस एरिया में। ये देखिए इसका भी ट्री। तो यानी कि जैकब की 4 बीवियां और 4 बीवियां से यहां पर हमारे पास 12 ट्राइब्स बनते हैं। अब 12 ट्राइब्स जो बने हैं भाई, जो 12 बेटे हुए उन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज से बने ट्राइब, तो उनको जगह देनी पड़ेगी। तो उनको जगह फिर इस कैनन एरिया में मिलती है, जहां पर आज आप इन एरियाज को देखते हैं, इजराइल, जॉर्डन, राइट, इधर सीरिया देखते हैं आप, लेबनान देखते हैं। तो वहां पर एक्चुअली जो आइसैक के बेटे जैकब, जैकब जिनको इजराइल कहा, उनके ही बच्चों में ये पूरा एरिया बटा हुआ था अलग अलग ट्राइब में, राइट। अब यहां पर एक और कहानी है। ये कहा जाता है कि जो जोसेफ थे, यानी कि जैकब के बेटे जोसेफ ये रहे। अब जोसेफ को जो है ज्यादा जगह मिली, रिसीव डबल इनहेरिटेंस। और एक्चुअली ये जो जोसेफ के पास जो एरिया है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो इफ्राइम और एक ये रहा मनसा, दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली पूरा एरिया जोसेफ के पास ही था, जोसेफ से निकले ट्राइब के पास था, फिर वो उन ट्राइब में भी 2 ट्राइब बन गए, ठीक है। ऐसे ऐसे यहां पर सेटलमेंट बड़ा होगा, ये बात कही जाती है। अब आती है बात किंग डेविड की। जब मैं किंग डेविड कह रहा हूं तो तुरंत कई लोग समझते हैं अच्छा मतलब क्रिश्चियनिटी आ गई क्या? नहीं नहीं नहीं, किंग डेविड आप सर्च करेंगे तो आपको अरबी में वर्ड मिलेगा किंग दाऊद। इनको
डेविड का मतलब, दाऊद का मतलब बिलव्ड भी होता है, तो इनको बिलव्ड भी कहा जाता था। एक कारण था कि इन्होंने यूनिफाई किया था इन 12 ट्राइब्स को। किंग डेविड सेड टू बी ट्राइब ऑफ जुडा। अब देखिए यहां पर जुडा कहां है, ये रहा। तो यानी कि जैकब, जिनको इजराइल कहा गया, उनके 12 सन। तो 12 सन में से जो जुडा था, जिसका ये वाला ट्राइब बना था, इसी ट्राइब के एक मेंबर थे किंग दाऊद। तो ये भी क्या है, ये भी भाई प्रॉफिट। तो अब इन्होंने जो है सबको यूनिफाई किया, राइट। ही कॉन्कर्ड जेरूसलेम, उन्होंने कॉन्कर किया, क्योंकि भाई अब तो अलग अलग ट्राइब बन गए थे, तो इन्होंने कॉन्कर किया जेरूसलेम एंड मेड कैपिटल ऑफ अ यूनाइटेड इजराइल। तो एक इजराइल बना दिया, और यहां पर वो धार्मिक सिंबल आर्क ऑफ कॉवेनेंट रखा। ये कहा जाता है कि अगर देखो विश्वासों को पत्थर पे भी लिखा जाए, तो ऐसा हो सकता है वो विश्वास इतने प्रबल हों कि वो धर्म बन जाए, लोगों का जीवन उससे चलने लग जाए। लेकिन आपके जो विश्वास हैं, जो विचार हैं, उनकी पवित्रता, उनकी यूटिलिटी, पवित्रता का मतलब है कि भाई वो उस समय में उनकी उपयोगिता, लोगों को बांधना, लोगों को मजबूती देना, अगर वो दे रही है तो वो विश्वास समाज को जोड़ेगा, वही विश्वास समाज को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में हमेशा हर धर्म में कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, विशेष मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे बार बार यू कैन कनेक्ट बैक to the core values of your religion. That's why architecture is used. That's why temple symbols are used. खैर, तो डेविड से आपको पता लगा। अब डेविड के बाद डेविड ने टेम्पल बनाया यवा का। जब आप सर्च करते हैं इनके बारे में कि भाई इजरायली गॉड कौन थे यवा, तो आपको पता लगता है कि कुछ विश्वास कहते हैं कि ही वॉज अ वॉरियर गॉड। वॉरियर गॉड, उनको रेवर किया जाता था उस एरिया में, इनका ही टेम्पल बनाया गया था। अब डेविड चाहते थे बनाना, लेकिन बना नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 जो ट्राइब्स थे उनको यूनिफाई करने की कोशिश करी। और आपको पता है कि भाई अगर अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्राइब अपनी चला रहे हों और उनको अब कोई एक जेरूसलेम से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आसान होगा क्या? नहीं होगा। तो ब्लडशेड हुआ, तो वो ये काम तो कर नहीं पाए। 70 के आसपास की एज में उनकी डेथ हुई, यानी कि उन्होंने शरीर छोड़ा, और उसके बाद सोलोमन को उन्होंने चूज किया अपना नेक्स्ट नाउ सक्सेसर। लेकिन यहां पर जो ये यावा हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये वॉरियर गॉड थे। ऐसा क्यों? तो ये माना जाता है कि जो ट्राइब्स थे उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी सुरक्षा। तो ऐसे में कोई ऐसा वॉरियर गॉड और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को फेमस किया गया कि भाई ये ऐसे गॉड हैं। तो जाहिर सी बात है, गॉड का मतलब होता है आइडियल, राइट। हर एक धर्म में गॉड का मतलब आइडियल होता है ना। भगवान तो एक तो गॉड है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव उनको भी आप आइडियल मानते हो। तो यानी कि हर एक आम इंसान फिर चाहेगा कि यार मेरे अंदर एट्रीब्यूट ऐसे हों। तो इस वजह से फिर ऐसे सिंबल्स बनने लगे, ऐसे भगवान, ऐसे सिंबल्स आने लगे। अब देखिए किंग डेविड, दाऊद वो तो बना नहीं पाए थे, अरब भाषा में दाऊद कहते हैं। उसके बाद किंग सोलोमन जो हैं, लास्ट किंग थे यूनाइटेड इजराइल के, इन्होंने फाइनली यहां पर फर्स्ट टेंपल बनाया था। ऐसी एक इमेजरी दी जाती है कि फर्स्ट टेंपल ऐसा हुआ होगा जेरूसलेम में, ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंस इन इस्लाम। अब जरा इस्लाम पर चलते हैं। इस्लाम, अब देखिए जो कैनन एरिया है, अभी तक वहां की कहानी पढ़ी थी हमने। अब जरा इस्लाम पर आते हैं। और इस्लाम कैनन एरिया से नीचे, जहां पर आप सऊदी अरब देखते हैं आज, वहां पर मक्का और मदीना, आप दो का जिक्र समझते हैं। लेकिन मक्का और मदीना की इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को यहीं से एक्चुअली ज्ञान प्राप्त हुआ था। मीन्स जो कॉलिंग थी गॉड की, जो कुरान के रूप में फिर आई, तो वो मक्का में आई। फिर मक्का में परेशानियां हुई, तो फिर वो मदीना गए, और मदीना से फिर मतलब एक तरीके से कहीं आपने नॉलेज ली, सुप्रीम नॉलेज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन कुरान। और उसके बाद जो मदीना है, फिर वहां से उसकी यूटिलिटी, मतलब अब आप उसको उपयोग करेंगे तभी वो धर्म सिद्ध होगा, वो भावना यहाँ पर मिली थी। फिर वापस मक्का आए थे। ये आप ये पायस प्लेस के बारे में आपने सुना ही होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो प्लेस है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के बाद बना था? प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था? क्या ये प्लेस यहीं से ओरिजिन है, मतलब कि इस प्लेस के क्रिएशन के बाद ही ओरिजिन है इस्लाम का? अगर आपका ऐसा मानना है तो गलत मानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये विश्वास है कि प्रॉफिट मोहम्मद से पहले ही ये मौजूद था, राइट। आज आप किबला कहते हैं, राइट। अब क्या था फिर यहाँ पर? ये कहा जाता है कि जो अरब एरिया था, तो यहाँ पर अरब हर्डर्स थे, मतलब अलग अलग ट्राइब पीपल थे, और ट्रेड के लिए वो मक्का से होकर जाते थे।
और उनके ऐसे ही कुछ धार्मिक विश्वास थे, जैसे कि अभी मैंने यावा की बात की थी, तो ऐसे ही अलग अलग आइडल्स भी होते थे, सिंबल्स भी होते थे। जैसे आप यावा को सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, तो उनका सिंबल, राइट। तो ऐसे में कहा जाता है कि यहाँ पर भी अलग अलग जो ट्राइबल्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो आते जाते थे। और ये जो आप देखते हैं, ये बेसिकली आप यहाँ पर बाउंड्रीज देखते हैं, बाउंड्रीज के अंदर एक रूम देखते हैं और वहाँ पर अलग अलग आइडल्स ऐसे होते थे, ये भी एक विश्वास है। उसके बाद अब जब फाइनली, अब कुरान क्या कह रही है? कुरान कह रही है कि ये सभी के सभी प्रॉफिट्स हैं। तो कुरान को मानने वाला कभी भी किसी के भी प्रॉफिट, यानी कि चाहे वो दूसरे प्रॉफिट हो, कहने का मतलब है चाहे मौसेस हो, वो कभी भी किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि कुरान जब खुद ही उनको प्रॉफिट कह रही है, तो भाई आप कैसे मौसेस को, जैकब को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो आइसैक से निकले हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो इस्माइल से आए हैं, लेकिन वो सभी प्रॉफिट्स का रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये कहा जाता है कि मतलब जो विश्वास है इस्लाम के ओरिजिन में, वो है कि ये सभी प्रॉफिट हैं, लेकिन इन सब में जो लास्ट प्रॉफिट हैं वो है प्रॉफिट मोहम्मद। यानी कि गॉड ने प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू जो अल्टीमेट नॉलेज थी कुरान के रूप में वो रिवील करी, और उसके बाद कहा कि अब कोई और प्रॉफिट नहीं आएगा। तो अब ऐसे में ये भी एक रसाकशी है, यानी कि ज्यूज के अपने प्रॉफिट और जो इस्लाम है उनके अपने प्रॉफिट। लेकिन अब आप कहेंगे कि लेकिन इस्लाम तो बाकी को मान ही रहा है ना। तो इस्लाम लेकिन ऐसा कह रहा है ना कि भाई तुम्हारे प्रॉफिट के बाद एक नई रिवोल्यूशंस भी हुई, और जो नई रिवोल्यूशंस हुई उसके हिसाब से फिर इस्लाम आया, राइट। तो मतलब अब इस बात को ना थोड़ा भावनाओं पे आहत नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से है कि जैसे अगर कोई मतलब लॉजिक इस तरीके से जाएगा कि जैसे विंडो 95, ठीक है, और अब आ गई मान लीजिए कोई अपडेटेड विंडो, तो मतलब इस लॉजिक को इस तरीके से कहेंगे कि भाई जो बाकी हैं, बाकी प्रॉफिट पहले थे विंडो 95, उसके बाद नया एडवांस वर्जन आ गया जी, तो अब जो है ये अल्टीमेट है। तो हम ये तो नहीं कह रहे भाई विंडो 95 एग्जिस्ट नहीं करती थी, आती थी जी, 93 आती थी, अब अपडेटेड विंडो 10 आ गई। तो एक तरीके से ये, ठीक है। देखिए समझाने के लिए क्या करना पड़ता है आपके लिए, राइट नाउ। ये बात तो आपको क्लियर है, फर्स्ट टेंपल। अब बात आती है यहां पर अल अक्सा मॉस्क बहुत चर्चा में है, आप सबने सुना। इससे पहले एरियल शरॉन जो कि एक इजरायली लीडर फोर्सेस के साथ जब अल अक्सा मॉस्क में चले गए थे, तो कितना बड़ा वहां पर एक रेबेलियन हो गया था पैलेस्टाइन में और इजराइल में, कितने लोग मारे गए थे। तो कई लोग सोचते हैं कि यार अल अक्सा मॉस्क की इंपॉर्टेंस क्या है ऐसी, ये तो पता है अल अक्सा मॉस्क यहां पर है, उसकी इंपॉर्टेंस आज आपको उजागर होगी। देखिए कहा जाता है कि जैसे ही रिवोल्यूशंस हुई, यानी कि ज्ञान उनको, प्रॉफिट मोहम्मद को पता लगा, मैसेज ऑफ गॉड मिला, तो उसके बाद अब उस धर्म को स्थापित करना जरूरी था। क्योंकि अब आप इसकी रिलीजियस और उसके बाद एक पॉलिटिकल एंगल भी मैं इसमें बताऊंगा, तो उसको स्टैब्लिश करना जरूरी था। इस एरिया में जो अरब हर्डर्स थे, तो वो नोमैडिक लोग थे, अभी वो कॉन्सोलिडेट और स्ट्रांग नहीं हुए थे। तो उनको स्ट्रांग करने के लिए एक विश्वास की जरूरत थी। प्रॉफिट मोहम्मद को ये कॉलिंग थी कि सबको एक करना होगा, एक विश्वास में बांधना होगा, एक समाज में ऑर्डर लाना होगा, अल्लाह के रास्ते पे ले जाना होगा। लेकिन अब जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, अब अगर अल्लाह गॉड दे रहे हैं, तो उससे पहले कुछ रिविलेशंस करना चाहते थे, विश्वास दिलाना चाहते कि देखो कितना बड़ा मैसेज है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि उनको एक मौका मिला कि आपको हेवेंस यहीं से दिखाए जाएंगे। जो कहानी है वो ये कहती है कि अगर हम धरती के स्तर पर हैं, तो उससे ऊपर जो है 7 लेवल हैं, और उसके बाद जो है गॉड है। तो ऐसे में जो 7 हेवेंस हैं, बेसिकली हेवेंस जो हैं वो आपको रिवील कर रहे थे गॉड। कैसे रिवील किए? तो कहानी ये कहती है कि यहाँ पे कुरान डिस्क्राइब करती है कि जो प्रॉफिट को एक मिरेकुलस बुरक, मतलब बुरक एक्चुअली उस होर्स का नाम बताया जाता है जिसके थ्रू वो मक्का से अल अक्सा मॉस्क उस रात गए थे। शब मिराज कहा जाता है, मतलब उस रात को, जिस रात जो प्रॉफिट हैं वो मक्का से अल अक्सा मॉस्क गए थे। अभी बुरा किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, एक सवाल ये उठेगा कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से एक ही रात में अल अक्सा मॉस्क गए कैसे? क्योंकि वहां पर उन्होंने नमाज अदा करी, तो वहां गए कैसे इतनी जल्दी? क्योंकि उसके बाद फिर अल अक्सा में प्रे करके फिर द सेम नाइट, एक ही रात में फिर वो हेवन भी उन्होंने देख लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस पे एक लॉजिक कहा जाता है कि देखो
आज हम टाइम और डिस्टेंस, कौन जानते हैं कि भाई टाइम डिस्टेंस ये भी क्या है, एक्सेस हैं। और आप मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी देखते हो कि उसमें भी कहा जाता है कि भाई टाइम जो है वो एक एक्सेस है और वो एक्सेस हो सकता है किस तरीके से ऑल्टर हो। लेकिन आम भाषा में आम आदमी को समझाने के लिए ये पता होगा कि भाई ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था। सब कहेंगे जी हॉर्स था, क्योंकि अरब में हॉर्स पॉपुलर थे। अब एक ही रात में फिर भी कैसे चला जाएगा, जनता को विश्वास नहीं होगा, तो कहा भाई उसको पंख लगे हुए थे, तो उसको लगे हुए थे तो विंग्स लगे हुए, तो उसके थ्रू गॉड ने ऐसा किया होगा। तो अगर पहली नमाज वहां पर अदा करी, ठीक है, तो इसी वजह से वो अल अक्सा मॉस्क जो है इतनी पायस हो गई, राइट। द स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ जेरूसलेम इन इस्लाम, क्योंकि अल अक्सा कहाँ है, जेरूसलेम में है। इट्स स्टेटस एज द फर्स्ट किबला, राइट, क्योंकि अब उसके बाद किबला क्या है, ये है। ये तो बाद में हुआ, क्योंकि जब वो रिविलेशंस हो गई, वो हेवन मिल गया, तो पर्पस क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसके बाद जब एक्सपेंशन किया, मदीना, फिर मक्का, फिर वो आइडल्स जो चल रहे थे, जो पहली वर्शिप प्रोसेस चल रहे थे, उनको हटाकर फिर वहाँ पर इस्लाम की स्थापना, फिर इस्लाम का एक्सपेंशन, वो जो सब काम होना था वो तो बाद में हुआ, राइट। तो सबसे पहले तो अल अक्सा में जाकर उन्होंने प्रे किया। तो इस वजह से पहला किबला अगर वो है, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये बताइए कि ये सबसे पायस जगह होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब आपको समझ में आया, इट्स नॉट अ नॉर्मल मॉस्क। वैसे तो हर किसी के धर्म का जो भी विश्वास की जो जगह है जहां पर वो प्रेयर करते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन इसका प्रॉफिट मोहम्मद की और इस्लाम के ओरिजिन में क्या जगह है वो मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हुई होगी, राइट। इसी वजह से इस्लामिक ट्रेडिशन होल्ड दैट मोहम्मद लेड प्रेयर्स टुवर्ड्स जेरूसलेम अंटिल 16th एंड 17th मंथ आफ्टर माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो मक्का से मदीना गए तो उस तब जो है, क्योंकि मक्का के बाद अल अक्सा हेवन, और उसके बाद जब मदीना गए तब से वो इसी तरफ सबको, मतलब इसी की दिशा में सारी प्रेयर्स हो रही थी, राइट। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अल अक्सा। नाउ जेरूसलेम में जो ज्यूज हैं वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखते हैं अब्राहम से, और ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखते हैं अब्राहम, डेविड, सोलोमन, जीसस से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उनकी टेबल में आपको बताया ये सब कुरान में इन सबको भी प्रॉफिट का दर्जा दिया गया है, इनकी भी स्टोरीज कुरान में मेंशन है, राइट। अब ज्यूज तो आपके कैनान एरिया में 12 ट्राइब, आप सबको पता लग गया, आइसक से निकले ज्यूज, और वो सब 12 ट्राइब, किंग ऑफ जुडा, इजराइल, पता लग गया आपको। तो यानी कि इजराइल वहां पर था, ठीक है ना, और उनके धर्म के हिसाब से वहां पर था। अब अरब पर आते हैं, भाई अरब में क्या चल रहा था। अब आइसक से तो हो गया इजराइल, राइट, आइसक से जैकब, जैकब से इजराइल बन चुका था। अब जो आइसक अब्राहम के दूसरे बेटे थे इस्माइल, अब आप कहेंगे उनका क्या हुआ। तो ये कहानी है कि इस्माइल को भेजा गया, जो तो एक्चुअली जो अब्राहम है, अब्राहम की जो एक बीवी थी हगर, तो उनके थ्रू बेटे हुए इस्माइल। तो हगर और इस्माइल को भेज दिया गया था अरब के डेजर्ट में, और अरब के डेजर्ट में एक कहानी है कि वहां पर अब भाई सब रेगिस्तान। अब इस्माइल जो कि खुद एक प्रॉफिट थे, अब्राहम के बेटे थे, उनको प्यास लगी, तो उनकी जो माँ है वो परेशान थी कि भाई कैसे पानी मिलेगा। तो एक व्यू ये है कि फिर उन्होंने कहा कि कैसे पानी मिलेगा। तो वहां पर एक क्वेश्चन उठा कि क्या तुम्हें विश्वास है ईश्वर में, अल्लाह में। उनका विश्वास तो है ईश्वर में, गॉड में विश्वास है। तो गॉड में विश्वास है तो इस्माइल तो भाई प्रॉफिट है, वो तो बड़े काम के लिए आया है, क्योंकि बताया था ना आपको, अब्राहम को ये प्रॉमिस था कि तुम्हारे दोनों बच्चे ग्रेट नेशंस को स्टैब्लिश करेंगे। तो ऐसे में भाई ये तो इस्माइल तो बड़े काम के लिए आए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इनको पानी ना मिले। तो इस विश्वास से, ईश्वर के विश्वास से, ये कहा जाता है उन्होंने पत्थर एक्चुअली वहां डेजर्ट में ऐसे ही मारा, तो वहां से पानी निकलने लग गया। और वो जहां से पानी निकला मक्का में, वो जगह आज भी है। क्या नाम है उसका जरा कमेंट में बताइएगा आप लोग। खैर, और अभी आपने इससे कनेक्ट कर दूं अब करंट कंटेक्स्ट को, तो अभी कुछ टाइम पहले पैलेस्टाइन में जो वाटर सप्लाई है उसको रेस्ट्रिक्ट किया था, क्योंकि जो सीज हुई थी जो पैलेस्टाइन वाला जो रीजन है उसमें इजराइल ने जब सीज करी कि भाई वहां से आतंकवादी हमले हो रहे हैं और क्राइसिस चल रहा है, तो सीज कर दिया कि भाई वाटर की सप्लाई भी बंद। तो ऐसे में जो वहाँ के एक क्लर्गी के पर्सन थे, यानी कि एक मौलाना थे, उन्होंने कहा, पैलेस्टीनियन जब परेशान हो रहे थे, अरे यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, याद करो इस्माइल को
जब पानी की जरूरत थी तो हगर ने क्या करा था, उन्होंने विश्वास था अल्लाह में, तो अल्लाह पे विश्वास रखोगे तो अल्लाह देगा, पानी देगा। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि जिस दिन ये जो मौलाना थे पैलेस्टीनियन रीजन में, इन्होंने जब ऐसा कहा कि तुम विश्वास तो करो, तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है, इस वजह से तुम्हारे ये हालात हैं, विश्वास कमजोर हो रहा है तुम्हारा, तो विश्वास करो तो पानी भी देगा अल्लाह। इजराइल कौन होता है रोकने वाला? तो उन्होंने कहा ठीक है विश्वास करते हैं, और एक्चुअली उस दिन भारी बारिश हो गई पैलेस्टीन में। तो अब लोगों ने कहा यार बात तो ठीक है, यानी कि जो इस्माइल, जहां से हम ओरिजिन देखते हैं, क्योंकि इस्माइल के ही बेटे हुए प्रॉफिट मोहम्मद, राइट, तो यार वाकई ये तो विश्वास वाली बात है, हमारा विश्वास ही कमजोर था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्योग्राफी के हिसाब से मेडिटेरियन आप करंट्स को अगर पढ़ें तो वो जो समय है वो समय वहां पर बारिश होने वाला होता ही है। ज्योग्राफी के हिसाब से ये है, विश्वास के हिसाब से ये है, राइट। तो पूरी आपको बात पता लग गई, वहीं पर ये मक्का बिल्ट हुआ जहां से फिर वो पानी मैंने बता दिया आपको। तो यानी कि अब आपको पता लगा, अब इस्माइल की कहानी पर हम बात कर रहे हैं, आइसैक जैकब से बन गया इजराइल, वो चल रहा है अलग, और यहां पर अब आने वाले प्रॉफिट मोहम्मद। 14th सेंचुरी में अरब हिस्टोरियन जो है इब्न खातिर कहते हैं कि प्री इस्लामिक पीरियड में इस्माइल जो हैं वो पैट्रियार्क थे इस रीजन के, अरब रीजन के। अब जरा यहां पर देखिए, इसको कहा जाता है फर्टाइल क्रेसेंट, ठीक है। ये कहा जाता है कि जो अरब्स थे वो इस फर्टाइल क्रेसेंट में हजारों सालों से रह रहे थे, और अरब ने यहां पर जो है इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स बनाए थे। और ये जैसे वहां पर मैंने 12 ट्राइब के नाम बताया आपको कि 12 ट्राइब हुए आइसैक से, जैकब से, और ऐसे ही यहां पर 3 ट्राइब हुए थे। अब आप कहेंगे सर इसको फर्टाइल क्रेसेंट क्यों कहते हैं? अरे यहां पर देखिए, ये यूफ्रेट्स, टिग्रिस, ये सब रिवर है ना। अब भाई जहां पर रिवर होगी तो आसपास लैंड फर्टाइल होगा कि नहीं होगा? तो ये फर्टाइल लैंड में यहां पर हमने मोबिलाइजेशन ऑफ अरब्स भी देखा, फिर इस तरफ भी देखा, मतलब ग्रेजुअली फिर हमने नीचे की तरफ भी देखा। खैर, अब एडवेंट इनटू पैलेस्टाइन की बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर मक्का में हमने इमर्जेंस देखा, लेकिन फिर ग्रेजुअली हमने सेटल होते देखा फर्टाइल रीजन में, ठीक है। क्योंकि इस्माइल को तो डेजर्ट की तरफ ही भेजा गया था, तो भाई वहाँ तो वो डेजर्ट में ही थे प्री इस्लामिक पीरियड में। फिर ग्रेजुअली अरब जो है हर्डर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आए। नाउ एडवेंट इनटू पैलेस्टाइन। अब पैलेस्टाइन जो पहले कैनन था, जहाँ पर आपके अदर जो ज्यूज थे वो भी थे, तो हम उस रीजन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं 6th-7th सेंचुरी। ये कहा जाता है 6th-7th सेंचुरी के आसपास एक मोनोथीस्ट रिलीजन, यानी कि हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो इमर्ज होता है बाय प्रॉफिट मोहम्मद। अब प्रॉफिट मोहम्मद यूनाइट कर लेते हैं अरब के सारे ट्राइब्स को, जैसे कि डेविड ने, किंग डेविड ने, दाऊद ने क्या किया था, वो जो 12 थे उनको यूनाइट किया था, याद है आपको। फिर एक टेंपल बनवाना चाह रहे थे, उसके बाद फिर सोलोमन आ गए थे, याद है आपको, वहां पर वो चल रहा था। ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद वो अरब के ट्राइब को यूनाइट कर रहे थे और एक पॉलिटी स्टैब्लिश करना चाहते थे, कैलिफेट। आपने सुना होगा कैलिफ, क्योंकि उस समय से लेकर मॉडर्न टाइम तक हमने कैलिफ, खलीफा, इस शब्द की हमने काफी बार हमने सुना है। एक्चुअली ये समय ऐसा था कि रिलीजन वॉज एवरीथिंग, यानी कि धर्म ही है सब कुछ, धर्म ही कानून है, धर्म ही खाने पीने का प्रोसेस है, धर्म ही प्रेयर है, धर्म वॉज एवरीथिंग। तो एक्चुअली जो भी धार्मिक लीडर होगा, कैलिफ होगा, वही तो आपका आर्मी का जनरल है, वही आपका रूलर है, वही क्रूसेड्स करेगा धर्म को एक्सपेंड करने के लिए। अब धर्म को क्यों एक्सपेंड करना है भाई? क्योंकि जो अरब्स थे दे वर नॉट रिगार्डेड वेरी वेल। जो अरब हर्डर्स थे बिफोर दिस पीरियड, ऐसा कहा जाता है जो अरब डेजर्ट वाला रीजन है, यहां पर जो कबीले थे उनके अलग अलग विश्वासों के आधार पर अलग अलग गॉड होते थे, और दे वर नॉट यूनाइटेड, तो दे वर नॉट कंसिडर्ड वेरी वेल इन सीरिया। ऊपर वाले रीजन, सीरिया वगैरह रीजन में इनका कोई वैल्यू इतना होता नहीं था। तो अगर वैल्यू करानी है तो भाई ताकतवर बनना पड़ेगा, और ताकतवर बनने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा लोग आपके सेम बिलीफ वाले होने चाहिए, राइट। तो ऐसे में होली वॉर, जिहाद यहाँ से शुरू हुआ, और फिर ये एम्पायर जो है बढ़ता चला गया, और जो बढ़ता चला गया तो कॉन्कर हुआ पैलेस्टाइन रीजन भी, और यहाँ पर भी सेटल होने लग गए। तो कैलिफ जो है ये एक रिलीजियस फिगर भी थी, पॉलिटिकल फिगर भी थी। क्या इस समय पर ये अलग अलग देश होते थे जैसे अब सऊदी अरब देख रहे हो, और जॉर्डन, लेबनान, सीरिया? ऐसा कुछ नहीं होता था यहाँ पर पूरा का पूरा ये एक अरब एरिया था, ठीक है ना। एक और लिंक बताता हूं आपको। आज के समय में आपने देखा वो आइसिस, राइट। आइसिस क्या कह रही थी? आइसिस का अगर आप मैनिफेस्टो देखोगे, ठीक है, कि आइसिस जैसी ही आइसिस डिक्लेयर हुई, जो आतंकवादी संगठन था, तो उसने क्या कहा था? सबसे पहला पॉइंट क्या था उसका? तो अभी एक आगे मैं पॉइंट बताऊंगा।
जो पिकआउट स्काइस एग्रीमेंट जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसने कहा था कि हम इसको रद्द करते हैं। यानी कि उनका कहना था कि यार ये जो सऊदी अरब और सऊदी अरब, ईरान और ये सब अलग अलग आपने बना दिए हैं, जॉर्डन, ये सब आपने अरब जो एकता है उसको कमज़ोर कर दिया है। तभी उसने कहा था मतलब इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, एक पूरा कैलिफेट बनाएंगे, वैसा ही। और जब आप मिडीवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत भी, अगर आप इनिशियल 2 लीडर्स के बारे में पढ़ते हो तो वो भी रिकॉग्नाइज करना होता था उनको कि हाँ भाई हम भी जो है अपना जो है कैलिफ मानते हैं इनको, यानी कि धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से हम अपना लीडर कैलिफ को ही मानते हैं, खलीफा को ही मानते हैं, राइट। रिलीजियस हेड वही है, पॉलिटिकल हेड वही है। लेकिन फिर जब आप इंडियन हिस्ट्री में बलबन को पढ़ते हो, बलबन कहता है अरे भाई हम नहीं मानते, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, राइट। तो उसने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। तो वो किस पॉलिटिकल सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने से मना किया था? इस सिस्टम को जो यहां पर बना था, राइट। अब कनेक्ट हुआ आपको। नाउ हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन। अब जरा पैलेस्टाइन में आ जाते हैं कि भाई इसमें क्या चल रहा था। हमने ओरिजिन ऑफ ज्यूज देख लिया, ओरिजिन ऑफ इस्लाम देख लिया, अब पैलेस्टाइन रीजन पे जाते हैं क्योंकि सारी जंग तो यही है कि नहीं। तो यहां क्या चल रहा था? तो अब जिस रीजन को आप पैलेस्टाइन कहते हैं वो इस तरफ तो मेडिटेरियन है, इस तरफ है जॉर्डन रिवर, इसके बीच के रीजन को पैलेस्टाइन कहा जाता था। यहां पर जो पॉपुलेशन थी उनको फलस्तीनी मुस्लिम कहा जाता था, ठीक है। जॉर्डन रिवर और मेडिटेरियन के बीच में ये जो एरिया पूरा का पूरा जो ब्राउन दिख रहा है ये सब पैलेस्टाइन होता था। ये आपका जेरूसलेम हो गया। अब यहां पर अलग अलग किंगडम्स का हमने एक्सपेंशन देखा। रोमन्स आए तो इस पूरे रीजन में क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड होते हुए देखा। फिर ओटोमन्स आए तो ओटोमन्स में हमने इस एरिया में फिर मुस्लिम्स, इस्लाम को एक्सपेंड होते हुए देखा। फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया। अब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया तो फिर हमने ज्यूज को यहां पर दोबारा से एस्टेब्लिश होते देखा। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि आपके मन में सवाल आता होगा कि यार ये हमने सुना है कि ज्यूज को दुनिया भर में एक्सप्लॉइट किया जाता था और इस वजह से उन्हें एक जेविश नेशन स्टेट की जरूरत थी। आपके मन में सवाल आता होगा। फिर आप सोचते होंगे कि सर जब आपने बताया कि ज्यूज का ओरिजिन इस एरिया में था तो ये दुनिया भर में पहुंचे कब, कैसे, क्या कारण थे? अब वो सारी कहानी आपको यहां खुलने वाली है। जरा पेशेंस रखिएगा, एक एक चीज ओपन कर देंगे हम, एक एक लेयर, ठीक है। जरा समझते हैं इस एरिया। ये जो आप एरिया देख रहे हो पूरा का पूरा, ये देखिए, ये जो अल अक्सा मॉस्क यहां है, ठीक है, दिख रही है आपको अल अक्सा मॉस्क, जेरूसलेम। आप देख रहे हैं ये पूरा जो रीजन आपको दिख रहा है ये सब ओटोमन एम्पायर के अधीन आ गया था। तो यानी कि ये रीजन, ये ओटोमन एम्पायर जिसका ओरिजिन कहां से था? टर्किश से था, टर्की। अब जब लोग ओटोमन एम्पायर पढ़ते हैं शुरुआत में तो उनको लगता अच्छा मतलब मुस्लिम एम्पायर आ गया, तो एक तरीके से वो अरब वगैरह जो है ना, मक्का मदीना, ये सब अरब जो है सब इनके अंडर ही था। अरब और ओटोमन मतलब एक ही है? नहीं, अरब एंड ओटोमन एक नहीं है। ओटोमन एम्पायर का जो ओरिजिन है वो टर्की है, वो टर्किक ओरिजिन के हैं। मुस्लिम है लेकिन टर्किक ओरिजिन के हैं। लेकिन जो अरब मुस्लिम्स हैं वो अलग हैं, राइट। वो अलग बात है कि इन्होंने अपना कंट्रोल इस एरिया पर कर लिया, क्योंकि भाई अगर आप मुस्लिम एम्पायर और कंट्रोल आपने इस एरिया पर ना करा तो क्या आपका कंट्रोल हुआ? तो इस एरिया पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, राइट। सो दे जब ये ओटोमन एम्पायर, फिर हम वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। अब ये ओटोमन एम्पायर सपोर्ट किसको कर रहा था? जर्मनी के, मतलब ओटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ था। और उसके बाद जब इनकी डिफीट हुई तो डिफीट के बाद हमने फिर ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा उस पीरियड में ओटोमन एम्पायर का, राइट। और उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम है 1948 में, फिर हमने डिवाइड देखा कि इस रीजन को, जिसको हम यहाँ पर पैलेस्टाइन कह रहे थे, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड होते हुए देखा। एक भाग था वेस्ट बैंक, एक गाजा, मतलब ये कहाँ गया, वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी ये बना कैसे, इसके अंदर जाएंगे बिल्कुल। जेविश एग्जाइल की कहानी शुरू करते हैं कि भाई ये एग्जाइल के पे कैसे गए। ये जब इस रीजन में थे, भले ही मान लो भाई मुस्लिम एम्पायर आ गया, लेकिन फिर भी ज्यूज तो यही थे ना, फिर वहां कैसे गए? कहानी कनेक्ट होती है बेबीलोनियन से, यानी कि इस मतलब ओटोमन से पहले की बात है कि यहाँ पर जो बेबीलोनियंस थे, जब उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उसकी एक प्रैक्टिस थी कि आपके इस एरिया के जो कुछ प्रोमिनेंट लोग होते थे उन सबको आप यहाँ से ले जाते थे अपने एरिया की कैपिटल में।
डिपोर्टिंग द एबल सिटीजन्स ऑफ कंकर्ड एरिया टू इट्स कैपिटल। ये उनकी प्रैक्टिस थी कि डिपोर्ट कर दो कैपेबल एरियाज को, कैपेबल लोगों को वहां ले जाओ। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक लॉजिक दिया जाता है कि भाई अगर आपने दूसरे देश को कैप्चर कराया, दूसरे एरिया को कैप्चर कराया, तो वहां से जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा वो उनके एबल लोग करेंगे, तो पहले तो उनको डिपोर्ट करो। और दूसरा, जब आप उनको अपनी कैपिटल में इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको मजबूत करने में काम आएंगे। तो दे डिपोर्टेड प्रोमिनेंट सिटीजन्स ऑफ जुडा। जुडा क्या है बताइए मुझे, जुडा क्या है? अरे जुडा बता था ना, 12 ट्राइब्स, 12 ट्राइब्स में से एक ट्राइब क्या था? जुडा था, राइट? अरे अभी दिखाता हूं, बिल्कुल कनेक्शन बना रहना चाहिए स्टोरी में। ये देखिए, बारह आपको, ये देखिए जुड़ा, ठीक है? तो जुड़ा की वजह से यहां पर देखिए ये रहा जुड़ा, ठीक है? तो ये पूरा एक एरिया था, ठीक है? ये जुड़ा, तो ये सब क्या है? वो यहां से निकले हुए हैं। जैकब जिनको इजराइल कहा गया था, ये सब उसी ओरिजिन से हैं। तो भाई अब जुड़ा से लोगों को ले जाया गया, बेबीलोनियंस ने वहां से ट्रांसफर किया, राइट? ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। तो डिपोर्टेड मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीजन्स ऑफ जुडा, किसको? प्रोफेशनल्स को, प्रीस्ट को, क्राफ्टमैन को, वेल्दी को, सबको ले गए। अब जेविश हिस्ट्री कहती है बस यहीं से अब ज्यूज का दो भाग में डिवीजन हो गया। कुछ वो लोग थे जो इस जुडा वाले एरिया में रह गए और कुछ हो गए ज्यूज इन बेबीलोन। तो ज्यूज हु रिमेन इन जुडा और ज्यूज हु रिमेन इन बेबीलोन, ये कहते हैं ज्यूज हिस्ट्री कि भाई यहां से बस कहानी गड़बड़ हो गई। आप कहेंगे क्या गड़बड़ हो गई? अब जो ज्यूज जो जुडा में ही रह गए थे, जुडा में आ गया फेमीन। अब जब फेमीन आ गया तो कहा जाता है बड़ी मात्रा में जो यहाँ के जो ज्यूज थे वो मारे गए और इसको बिल्कुल फर्दर मतलब वीकन कर दिया इस एरिया को, राइट? अब जो बेबीलोन की तरफ गए थे, ये एरिया तो पूरा वीक हो गया, जो यहाँ के ज्यूज थे। और जो एबल जो गए थे बेबीलोन में, अब बेबीलोन में अब वो अपना धर्म, अपनी प्रैक्टिस, अपनी फिलॉसफी वाले लोग हैं भाई, उनको लेकर चल रहे हैं। तो फिर देखा गया कि बेबीलोन एम्पायर का जब इन्फ्लुएंस जगह जगह था, जहां जहां उनका ट्रेड, जहां जहां उनकी कनेक्टिविटी बन रही थी, सब जगह फिर ये ज्यूइश पॉपुलेशन एज डायस्पोरा जा रही थी भाई, व्यापार के लिए जा रही थी, ये भी भेज रहे थे। तो जगह जगह फिर हमने डायस्पोरा देखा। अब यहीं से अब ज्यूज की के खिलाफत होने लगी। क्या हुआ? एंटीसेमिटिज्म, यानी कि ज्यूज का एक्सप्लॉयटेशन। 3 एंगल से ज्यूज का एक्सप्लॉयटेशन आज तक दुनिया में हुआ है। पहला है एथनिक एंगल यानी कि एंटी जुडाइज्म इन ग्रीक एंड रोमन एम्पायर। आप सबको पता है कि ये एरिया रोमन्स ने भी कैप्चर किया। तो रोमन्स के जिस एरिया, भाई अब रोमन्स की जो मेन सिटीज हैं वहां पर भी ज्यूज गए। जब वो वहां पर गए तो कहा यार तुम्हारी तो बोलचाल, खान पान, रहन सहन ये सब अलग है, एथनिसिटी तुम्हारी अलग है और तुम कम संख्या में हो, तुम हमसे अलग हो, तो अलग है, तो भाई उस पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। रिलीजियस एंगल हुआ, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स वो भी इनको अपने से बिल्कुल अलग मानते थे और ये कम संख्या में थे, डायस्पोरा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सबसे खतरनाक था, फ्रॉम एनलाइटनमेंट टू नाजिज्म, यानी कि इसमें कहा जाता था कि जो ज्यूज की रेस है, यानी कि इनका जो ओरिजिन है उसी में वीकनेस है, उसमें इम्प्योरिटी है, ये काफ़ी खतरनाक था। खैर कैसे था भी बताता हूँ। एथनिक एंटीसेमिटिज्म जो यहाँ पर देखा गया, तो उस समय क्या हुआ था कि जब रोमन एम्पायर था तो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन भी हुआ था, तो कुछ जगह हमने स्टेट्स भी देखे थे, अलग अलग जो ग्रीक की सिटीज़ थी, तो ग्रीक की सिटीज़ में ज्यूज को हेट किया जाता था, राइट? हेट क्यों किया जाता था कि यार तुम तो बैरबरिक हो, हम स्टैंडर्ड वाले हैं, हमने तुम्हारे एरिया पर कंट्रोल किया ना, तुमने थोड़ा कंट्रोल किया हमारे एरिया पे, तो हम सुपीरियर हुए क्योंकि हमने तुम्हारे एरिया पर कंट्रोल किया और अब तुम काम ढूंढते हो हमारे पास आ गए। तो ऐसे में हेट वहां पर होती थी। अब ज्यूज इन जूडिया ऑक्यूपाइंग द रोमन एम्पायर वर, मतलब कहने का मतलब है कि यही जो एंगल मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक तरीके से उन्होंने ही तो ऑक्यूपाई किया था जूडिया वाले एरिया को, तो एक तरीके से यहाँ पर अब जब आप दूसरे के एरिया को ऑक्यूपाई करते हो तो ज्यूज रेबेल भी करेंगे, और जहां ज्यूज रेबेल करेंगे तो रोमन्स कहेंगे तुम्हारी इतनी मजाल, तो फिर उन पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो अब इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अब जो कैपिटल थी, कैपिटल में हो गया अच्छा ये वो ज्यूज हैं जो वहां पर रेबेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रोमन सैनिक मारे गए हैं, तो उल्टा इन पर फिर फाइनली सप्रेस करने के लिए इन पर दबाव बनाया गया। तो रिफ्यूज टू परमिट द ज्यूज, अब जो ज्यूज अपना टेम्पल बनाना चाह रहे थे ये भी नहीं बनाया गया, हाई टैक्स इन पर इम्पोज कर दिए गए। तो कहने का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन ऐसा हुआ कि इन्हें रोम से भी एक्सपेल कर दिया गया। रिलीजियस एंटीसेमिटिज्म, अब देखिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स क्यों खफा थे भाई, ये जरा सुनिए ये स्टोरी क्या है। क्रिश्चियंस का मानना है कि जो जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, जिन्होंने किया था वो ज्यूज थे। अब मुझे बताइए इस वजह से जो क्रिश्चियंस हैं
वो ज्यूस के खिलाफ होंगे कि नहीं होंगे। और यही हमने पूरे यूरोप में देखा कि जो डिवोटेड क्रिश्चियंस थे उसमें एक सेंटिमेंट आ गया, यार ये तो वो हैं जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया था। अब मुस्लिम्स का एंगल देखिए, ये कहा जाता है कि जब मदीना जो ज्यूस थे मदीना के, तो वो कॉन्स्पायर कर रहे थे अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी कही जाती है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि ज्यूस से बच के रहना, और इसकी वजह से आज भी हम एक ऐसा सेंटिमेंट देखते हैं कि मुस्लिम्स में होता है ज्यूस पे विश्वास मत करना, नबी साहब ने कहा था, तो इन पे कभी विश्वास मत कर लेना। तो ये एक्चुअली वो एक एंटीसेमिटिज्म एंटी हमारे सामने आ जाती है। रेशियल एंटीसेमिटिज्म, अब ये तो इतना खतरनाक है, जैसे अगर भाई कोई आपको हेट कर रहा है आपके धर्म की वजह से, तो और वो ज़्यादा संख्या में आप कम में हो, तो कई जगह पर पॉसिबिलिटी ये देखी गई, चलो भाई हम तो अपना धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे कैसे बचोगे रेशियल एंटीसेमिटिज्म से? क्यों? क्योंकि कहा गया कि ज्यूज दिखने में अलग है, इनका स्किन कलर अलग है, इनका इनहेरेंट ट्रेट ही जो है वो इंफीरियर है। इसका इस्तेमाल किया था नाजी जर्मनी में हिटलर ने रेशियल एंटीसेमिटिज्म में। अब आप कहोगे कि सर लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं इसमें, हमें तो विश्वास नहीं होता सर, हम तो सर बहुत लॉजिकल लोग हैं। आपके साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट करूं, आप सबको लेकिन कमेंट में जवाब देना होगा, ठीक है? देखते हैं कि आप इस रेशियल एंटीसेमिटिज्म के एक्चुअल में अपोज में हो कि नहीं, ठीक है? ठीक है, सेमिट यहां पर एंटीसेमिटिज्म है, तो एंटीसेमिट यानी कि हम ज्यूज के खिलाफ की बात करें। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए कि सभी इंसान, एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन इक्वल होता है कि नहीं होता है? बताइए आप हर एक इंसान को बराबर मानते हो कि नहीं मानते हो? एवरीवन इज इक्वल, जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन वी ट्रीट एवरीवन एज इक्वल। क्या आप इसमें विश्वास रखते हो? बताइए। आप कहेंगे ऑब्वियसली सर पूछने वाली बात है क्या, आप ऐसा कहोगे। अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको एक एग्रीकल्चर करना है, तो एग्रीकल्चर में मतलब खेती करनी है, तो आपको ना कुछ क्रॉप लगानी है, तो उसके सीड्स हैं, ठीक है, जैसे वीट के सीड्स। तो वीट के मतलब वीट कल्टीवेशन करना है या राइस कल्टीवेशन, जो भी आपको क्रॉपिंग करनी है, तो क्रॉपिंग करते समय आप कोई भी सीड लगा लेते हो या हाई वैरायटी सीड अलग होते हैं और लो क्वालिटी सीड अलग होते हैं? बताइए आप। नेचर्स की ही बात करेंगे हम, हर एक बात का जवाब देते रहिए। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सर हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात करेंगे, टॉप क्वालिटी सीड अलग होते हैं सर, लो क्वालिटी सीड अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अच्छा जी, चलिए आपको ना एक बाग लगाना है आम का, ठीक है? अब आम तो भाई फल ही है, राइट? उसमें क्या लो ब्रीड क्या हाई ब्रीड, राइट? तो अब जब आपको बाग लगाना है, तो उसमें भी क्या आप ये डिफरेंशिएशन करोगे कि नहीं जी आम तो होता है, आम एक स्पीशीज मान लीजिए आप, लेकिन इसमें भी हाई क्वालिटी लो क्वालिटी होता है जी? क्या आप इसमें हाई क्वालिटी लो क्वालिटी देखोगे या फिर कोई भी आप लगा लोगे? बताइए आप। तो आप कह रहे हो देखो हाई क्वालिटी लगाएंगे सर, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है सर आम में भी। नेचर की एक कैटेगरी है मैंगो, नेचर की कैटेगरी है वीट, लेकिन दोनों में आपने क्या सुना? हाई क्वालिटी। चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने उस फार्म हाउस में अब बीच में अपना घर बना लिया, ठीक है, और थोड़ा शहर से दूर है, सिक्योरिटी का कुछ इशू है, तो आपको ना अपना एक डॉग रखना है वहां पे, ठीक है? अब डॉग रखना है सुरक्षा के लिए जैसे, तो अब मुझे बताइए उसमें पमेरियन रखोगे, जर्मन शेफर्ड रखोगे, क्या रखोगे? कोई भी रख लोगे क्या? या इसमें भी भाई डॉग तो एक स्पीशीज है, देखिए भेदभाव मत करिए उसमें, तो क्या कोई भी रख लोगे या फिर इसमें आप चूज करोगे? तब आप कह रहे हो कि सर नहीं सर इसमें सर जर्मन शेफर्ड रखेंगे हम, पमेरियन नहीं रखेंगे। आपने ऐसा कहा। तो डॉग एक स्पीशीज है, उसमें भी आपने हाई ब्रीड और लो ब्रीड कर दिया, मैंगो में भी आपने हाई ब्रीड लो ब्रीड कर दिया, वीट क्वालिटी सीड में भी आपने हाई ब्रीड लो ब्रीड कर दिया। अब ऐसी नेचर की एक स्पीशीज हम हैं जी, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में भी सब बराबर हैं या इसमें भी हाइब्रिड लो ब्रीड कुछ होता है? बताइए, आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताइए। कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक? देखिए आप जो भी इसमें जवाब देंगे, तो शायद आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, मतलब क्या ह्यूमंस में भी फिर हाइब्रिड और लो ब्रीड हो सकता है? अब आप में से कई लोगों ने शायद अपने विचार बदल लिए होंगे, कहा यार बात तो ठीक है, डॉग्स, सीड, ट्री, हर जगह हमने हाई क्वालिटी लो क्वालिटी का डिफरेंशिएशन देखा। और अभी देखिए कमेंट में आने लग गया, कमेंट में कहने लगे सर नो एवरीवन इज नॉट इक्वल सर, डिफरेंस तो है सर, कुछ हाई क्वालिटी होते हैं कुछ लो क्वालिटी होते हैं, ये तो बस कहने की बात है, हमने इक्वल इक्वल बता दिया है अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, राइट? बोलने लग गए।
अब सोचिए, मैंने आपके साथ 2 मिनट का एक थॉट एक्सपेरिमेंट करा और आप में से काफी लोगों ने अपने विचार बदल लिए और आपने कहा नहीं सर, नेचर के रूल के हिसाब से देखें तो हर चीज में नेचर हाई क्वालिटी लो क्वालिटी बनाती है, हाई ब्रीड लो ब्रीड बनाती है। आपने विश्वास कर लिया। तो सोचिए, हिटलर के पास तो पूरा प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म था, वो तो आसानी से फैला सकता था रेशियल एंटीसेमिटिज्म अगेंस्ट जूस। वो तो इस बात को बिल्कुल विश्वास दिला सकता था। आप 2 मिनट में बदल लिया आपने, एकदम से आप मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने पर आ गए। नहीं सर, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी होती है। लेकिन आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अरे हम डॉग्स थोड़ी ना हैं, हम कोई मैंगो थोड़ी ना है, कोई ट्री थोड़ी ना है, हम इंसान हैं। और इंसान हैं तो हर एक इंसान में एक पोटेंशियल है दैट वी आर क्रिएटिव बाय नेचर। हमारी तकदीर हम कभी भी बदल सकते हैं। पमेरियन और जर्मन शेफर्ड में नहीं है कि भाई पमेरियन की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन हम अपनी तकदीर कभी बदल सकते हैं। इंसान को आप बाकी एग्जाम्पल से कंपेयर करके हाई ब्रीड और लो ब्रीड में कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये सब जो आइडियाज हैं, सुपीरियर ब्रीड और रेशियल सुपीरियरिटी, ये सब आइडियाज यूज किए गए हिटलर द्वारा। हिटलर के समय में जो आइडियाज पॉपुलर हुए, एक विचारक थे गोबिन्यू, उन्होंने विचारों को पॉपुलर किया, हिटलर ने इसका इस्तेमाल किया और फिर देखिए कैसे सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कितने सारे लोगों को मार दिया गया जूस को। देखते हैं कैसे समाज चलता है। तो रेशियल एंटीसेमिटिज्म प्रेजेंट दिस जूस, कहा गया कि जूस जो है थ्रेट है हमारी वैल्यूज के लिए, सेफ्टी के लिए, सोसाइटी की, वो हमें कमजोर कर रहे हैं अंदर से। ये कहा गया। कहा कि हम तो हैं, मतलब ये कहा गया कि हम तो देखो अच्छी ब्रीड हैं, लेकिन ये जो जूस के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर देंगे, क्योंकि जूस प्रकृति से ऐसे हैं। तो ये तो आप समझिए कि रेशियल एंटीसेमिटिज्म तो आपके एथनिक और रिलीजियस से भी ज्यादा डीप रूटेड है। कारण भाई धर्म तो कोई बदल सकता है, लेकिन अपना रूप रंग, ये जो नेचर ने हमें दिया है, इसको कैसे बदल लें भाई? तो यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो केवल आप जूस को खत्म करके खत्म करेंगे। और इसी वजह से हमने हॉलोकॉस्ट जैसी त्रासदियां देखी, राइट। अब बात करते हैं जायनिज्म। जायनिज्म एक मूवमेंट है जो कह रही थी कि अब ज्यूज को के प्रेजेंस को बढ़ाना होगा इजराइल में, यानी कि नेशन स्टेट जो है इजराइल का, जो प्रॉमिस किया गया था। याद करिए, अब्राहम से आइसैक, आइसैक से जैकब, जैकब इजराइल, वो जो था हमारा, उसमें हमें दोबारा जाना होगा। इतिहास में हम टूट गए, इधर उधर बट गए। तो जो जायन टर्म है, जायनिज्म जो एक मूवमेंट है, कहती है कि जूस वापस चलो, अब वहां पर इजराइल में नेशन स्टेट अपना मजबूत करना है, वहां पर बनाना है अपना देश। तो जायन का मतलब होता है जेरूसलेम, जेरूसलेम से। सो जो फंडामेंटल फिलॉसफी है जायनिस्ट मूवमेंट की, वो मतलब करीब 100 साल से ऊपर से चल रही है। और मॉडर्न टाइम में हमने इसलिए भी इसको पॉपुलर देखा क्योंकि पूरे यूरोप में हमने इतने सारा एक्सप्लॉयटेशन देखा ज्यूज का। तो अब जब एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा तो भाई डिमांड बढ़ गई। मॉडर्न जायनिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो ओरिजिन है, वो हम कहते हैं थियोडर हर्जल को। थियोडर हर्जल ने कहा था कि जेविश पॉपुलेशन दुनिया भर की, आप सुन लो एक बात, आप सरवाइव नहीं कर सकते जब तक कि आपका अपना एक राष्ट्र नहीं होगा। आपके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है आपका इजराइल। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और ओटोमन्स जो हैं वो जर्मन्स की साइड लेने लग गए, सेंट्रल पावर्स की साइड लेने लग गए, और जैसे ही ये डिफीट हुए और जर्मन यहाँ पर ओटोमन्स वीक हुए, तो उसके बाद हमने ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश का जो स्पेस है वो भी हमने इस एरिया में बढ़ते हुए देखा। अब हो क्या रहा था बताते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसको इंटरनेशनल जोन घोषित किया गया था। एक्चुअली साइकस-पाइकोट एग्रीमेंट हुआ था 1916 में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था 1914 से 1918 तक। अब साइकस-पाइकोट एग्रीमेंट के तहत ये जो आप देख रहे हैं ना, लाइंस खिंच रही हैं, ये लाइन एक्चुअली, ये लाइन बता रही है कि यहाँ पर इराक बनेगा, यहाँ जॉर्डन बनेगा, यहाँ मोसुल बनेगा, अलग अलग। और ये जो जहाँ पर आप ये कलर देख रहे हो, तो ये कलर बता रहा है कि अभी अभी यहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश का कंट्रोल था, ठीक है। तो फ्रेंच ब्रिटिश कंट्रोल था इस एरिया में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीतने वाली ताकतें भाई ये थी, और अलग अलग इन्होंने यहाँ पर देश क्रिएट करने शुरू किए। इस एरिया को इंटरनेशनल कंट्रोल का एरिया कहा, कारण अरे भाई मेडिटेरियन के पास है और ये मेजर ट्रेड लिंक है, तो इसको यहाँ पर कहा गया कि अभी इसका फ्यूचर क्या होगा देखेंगे। अब आपको पता होगा कि नहीं पता, सुन लीजिए, 1914 से 18 से 39, क्योंकि 39 से 45 वर्ल्ड वॉर 2 चला, तो इस बीच लीग ऑफ नेशंस बनी थी, राइट। अब लीग ऑफ नेशंस को जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई इस एरिया को आप एडमिनिस्टर कराइएगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, शांति स्थापित हो। एक वर्ल्ड वॉर देख चुके, अब दूसरा नहीं देखना। तो जिम्मेदारी मिल गई थी ब्रिटिशर्स को कि चलो जी, लीग ऑफ नेशंस टेंशन ही मत लो, हम देखेंगे इस एरिया को, राइट।
क्योंकि उस टाइम तक यूएस पिक्चर में नहीं था। कारण क्योंकि उस मतलब इस पिक्चर में यूएस नहीं था, राइट। यूएस इस एरिया में बहुत बाद में जाके इंटरेस्ट लिया यूएस ने, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जब बनी तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस दो मेजर ताकतें हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। यूएस भी इस लीग ऑफ नेशन में कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था। एक्चुअली लीग ऑफ नेशंस का आइडिया यूएस से ही आया था, उनके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की एक स्पीच थी वहीं से आया था, लेकिन उनके ही राष्ट्रपति को उनकी ही पार्लियामेंट ने अप्रूव ही नहीं करा इस आइडिया को, तो यूएस तो रह गया बाहर। उन्होंने कहा भाई हम क्यों खर्चा करें, हम लीग ऑफ नेशन बनाएं फिर उनके झगड़ों में जाएं, हमें नहीं जाना, हम तो अपनी आइसोलेशनिस्ट स्ट्रेटजी में रहेंगे, अपनी ज्योग्राफी अलग है, यूरोप के झगड़े यूरोप देखेगा, यूरोप से कनेक्टेड है वो देखेंगे। खैर अब यहाँ पर भविष्य तय होने वाला था इस एरिया का। अब यहाँ पर वेलफेयर डिक्लेरेशन काफ़ी चर्चा में आता है क्योंकि यहीं से ओरिजिन होता है। 1917 में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो आर्थर जेम्स बेलफर थे वो लेटर लिखते हैं बैरन रॉथशिल्ड को। आपने न्यूज़ ग्रुप का नाम सुना होगा, पेपर का नाम द इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट की शुरुआत यहाँ से हुई, बैरन रॉथशिल्ड। तो बैरन रॉथशिल्ड बहुत ही वेल्दी और प्रोमिनेंट ब्रिटिश ज्यूविश कम्युनिटी के लीडर थे। तो अगर इन्हें अपनी सरकार के एफर्ट्स में ज्यूज कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए तो भाई ज्यूज लीडर्स को इंप्रेस करना पड़ेगा। और ऑलरेडी ज़ायनिस्ट मूवमेंट क्या कह रही है कि भाई वहाँ पर जेरूसलेम पे हमें इजराइल बनाना है, वहाँ पर हमें ज्यूज नेशन स्टेट बनाना है। तो इन्होंने कहा इनको, बैरन रॉथशिल्ड को, टेंशन ही मत लो, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटेन सपोर्ट करेगा और ब्रिटेन ही उस एरिया में कंट्रोल कर रहा है तो हम बनवाएंगे, टेंशन मत लो। तो बेलफर ने एक्सप्रेस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट टू एस्टैब्लिश जेविश होम इन पैलेस्टाइन। ये पहला ऑफिशियल वादा था ब्रिटेन की तरफ से क्योंकि ब्रिटेन का इस एरिया पर आधिपत्य था। अब जरा इसके पॉइंट देखिए, बिल्कुल कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल ओवर पैलेस्टाइन वाज स्ट्रेटेजिक। कारण क्योंकि इजिप्ट को कंट्रोल में रखना था। कारण स्वेज कैनाल क्योंकि यहां से क्या है, मैंने आपको क्या बताया, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये एरिया। तो जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हमारे इन्फ्लुएंस में रहे। तो ब्रिटेन हैड टू साइड विद ज़ायनिस्ट कि भाई आप हमें सपोर्ट दो ज्यूज़, जिससे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इन सब से भी सपोर्ट लेंगे, जगह जगह वहाँ भी ज्यूज़ को कहेंगे, जिससे कि हम एनकरेज करेंगे कि भाई अल्टीमेट हम ही वहाँ पर मेजर पावर हो, हमारे इंटरेस्ट वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब ज़ायनिस्ट को भी जब पता लगा तो ज़ायनिस्ट ने भी इंटेंस लॉबिंग करी कि भाई ब्रिटिशर्स जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स वहाँ के अब सिपे सालार हैं, वही डिसाइड करवाएंगे। और ब्रिटिशर्स ने कहा हम वादा करते हैं हम पूरे यूरोप से ज्यूज़ को वहाँ पर धीरे धीरे सेटल करना स्टार्ट करेंगे, आपकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को हम वहाँ पर इन्वाइट कराएंगे जब हम ही वहाँ पर हैं। अब ब्रिटिशर्स एक चाल और चल रहे थे। एक तरफ वहाँ बैरन रॉथशिल्ड को कह रहे हैं कि टेंशन ही मत लो, हम वहाँ पर स्टैब्लिश कराएंगे, आप हमें सपोर्ट दे दो। दूसरी तरफ इसके कंट्रडिक्शन में 1915-16 में ये हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता है। मैकमोहन आपको नाम पता होगा, मैकमोहन का जिक्र भाई भारत के इतिहास से भी है। मैकमोहन लाइन सुना होगा आपने, इंडिया चाइना बॉर्डर, राइट। तो मैकमोहन ने हुसैन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया, इन्हें लेटर लिखा कि भाई जो अरब वाला एरिया है वहाँ पर तो आपकी चलती है, आपका कंट्रोल है, तो आप क्या करो अरब, क्योंकि बाद में जाकर ये जॉर्डन और ये सब बन रहे थे, कहा कि आप जो है इन सब को इकट्ठा करो और आप ओटोमन के खिलाफ हो जाओ। ये 1915-16 में चल रहा था क्योंकि 14 से 18 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ओटोमन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खेल रहा था। तो कहा ओटोमन को वीक करना है, आप हमें सपोर्ट कर दो, इनके खिलाफ हो जाओ और बदले में हम यहाँ पर एक ग्रेट अरब स्टेट बनवा देंगे, टेंशन ही नहीं है, यूनाइटेड अरब स्टेट बना देंगे, राइट, पूरा एक ही अरब स्टेट बना देंगे, टेंशन ही नहीं है। तो एक तरफ इनसे कह रहे हैं पूरा यूनाइटेड अरब स्टेट, जबकि आपको बता दूं जो पैलेस्टाइन पॉपुलेशन है वो अरब एथनिक पॉपुलेशन है, अरब एथनिसिटी की पॉपुलेशन है, राइट। तो अगर पूरे में अरब मानोगे तो इन्होंने माना पूरे में अरब का मतलब है पूरा एरिया, मतलब इंक्लूडिंग दिस, ये पूरे में एक ही अरब स्टेट बनेगा, ऐसा वादा। खैर तो एक दूसरे का कंट्रडिक्शन था, मुद्दे की बात ही कहीं से भी सपोर्ट मिल जाए, राइट। तो अब ये जो एरिया था वो एक ब्रिटिश मैंडेट की तरह गवर्न हो रहा था, यानी कि ब्रिटिशर्स के अधीन था। लीग ऑफ नेशंस ने ये जिम्मेदारी दी थी इनको और 1920 से 1948 तक ये ब्रिटिश मैंडेट ही रहा। इसी वजह से लिखा ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन, ये पैलेस्टाइन ही था, अभी इजराइल नहीं था, पैलेस्टाइन ही था। और यहाँ पर लेकिन ज्यूज रह रहे थे और 1920 से लेकर 1948 तक यहाँ पर ज्यूज की संख्या काफी बढ़ गई थी। आप कहेंगे कैसे बढ़ गई थी? ऐसे बढ़ गई थी। बेलफर ने डिक्लेरेशन किया था ना कि जो नेशन होम है ज्यूज पीपल का वो हम सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने फैसिलिटेट किया, दुनिया भर से जो माइग्रेशन है ज्यूज का वो होने लगा। प्लस जो ज़ायनिस्ट एजेंसीज थी, जब उनको ज्यूज पॉपुलेशन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थी अलग अलग जगह पर, तो उन्होंने पैसा दिया, पैसा लेकर उन्होंने ऑफिशियली इस मूवमेंट को चलाया, राइट।
और यूरोप में जब एंटी सेमेटिक मूवमेंट चलने लगी, स्पेशली 1939 से 1939 वाले पीरियड में, यानी कि जो जब हमने हिटलर का राइज देखा इंटर वॉर पीरियड में, तो अब और ज़्यादा जरूरत पड़ी कि भाई जब वहाँ पर परसिक्यूशन हो रहा है तो कहाँ जाएं? वहाँ जाओ जहाँ पर तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर हम हैं, यानी कि जेरूसलेम। तो ये भी जेरूसलेम की तरफ चलने लगे। ऑफिशियली जो जूस थे उनको वहाँ पर ज़मीनें दी जाने लगी, लीज पर खरीद कर दी जाने लगी। और साथ में जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन को डिस्पोजेस किया गया। कहा जाता है कि पैलेस्टीनियंस ने जब ज़मीन खरीदनी चाहिए, उनके पास पैसा भी है, तो उन पैलेस्टीनियंस को भी ज़मीन खरीदने नहीं दी गई। कारण क्योंकि इस एरिया को अब ज्यूज डोमिनेटेड एरिया बनाना था, क्योंकि तभी वो नेशन स्टेट बन सकता था। पैलेस्टीनियंस को नौकरी में नहीं मिली उस दौरान इस एरिया में नौकरियों से डिस्पोजेस करना, ज़मीन से डिस्पोजेस करना, तभी तो इजराइल बनेगा, ये आइडिया था। अब डिमांड क्या थी? यहाँ पर इंटर कॉम्युनल राइट्स होने लगे। 36 से 39 अरब रिवोल्ट होने लगा। अब सुनिएगा, अब मुद्दा ये था कि अभी तक इजराइल अलग से नहीं बना है। ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली इसी एरिया में इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा कि यही एरिया, यहाँ पर पैलेस्टाइन और ज्यूज मिलकर रहे हैं। भाई भाई क्या दिक्कत है? सब अब्राहम के वंशज हैं, तो एक वंशज, तो क्या ही दिक्कत है, मिलकर रहेंगे। लेकिन अब लग रहा था मिलकर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि 1936 से 39 के बीच में अरब रिवोल्ट हुआ पैलेस्टाइन में। इन्होंने कहा हमें चाहिए अरब इंडिपेंडेंस, पूरे अरब की इंडिपेंडेंस। एंड करो पॉलिसी कि आपने ओपन एंडेड ज्यूज को इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया, और जो लैंड परचेज है जिसके थ्रू जानबूझकर ज्यूज यहाँ पर स्टैब्लिश हो रहे हैं, उनको भी खत्म करो। रिकमेंडेशन दी गई कि अरब स्टेट, अब मुद्दा था ब्रिटिशर्स कैसे सुलझाएं इस मुद्दे को, तो एक पील कमीशन बैठाई गई। पील कमीशन से कहा यार हम इस पैलेस्टाइन को हम मैंडेट करते हैं, हमारे अंडर है, लेकिन इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाए कैसे? तो पील कमीशन ने कहा ऐसा करो भाई, जो अरब पॉपुलेशन है, जॉर्डन में भी अरब है, राइट, साइकस पाइकट एग्रीमेंट, राइट, जॉर्डन में भी अरब है, तो क्यों ना जॉर्डन से लगती हुई भूमि, जो लैंड है, वहां पर आप जो पैलेस्टाइन पॉपुलेशन है उसको कंसेंट्रेट कर दो। अरब स्टेट लिंक टू ट्रांस जॉर्डन, और स्मॉल जो है बीच में आप ज्यूइश स्टेट बना दो, राइट, और एक मैंडेटरी जोन बना दो वहां पर। मतलब एक तरीके से पील कमीशन से हमें आइडिया ओरिजिनेट होते हुए दिखता है ऑफिशियली, जहां ब्रिटिशर्स भी अब यूएन के लेवल पर भी, लेटर टाइम में यूएन के लेवल पर इसी मुद्दे को लाए थे कि भाई अब जो है यहां पर 2 स्टेट बन जाएगी, यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये आइडिया दिया गया था। जरा देखिए, जो आपको ये येलो पार्ट में दिख रहा है, येलो पार्ट में ये है अरब स्टेट, और बाकी ये जो छोटा छोटा पार्ट में दिख रहा है ये है आपका इजराइल। ठीक है, तो आइडिया ये था कि ये ज्यूइश स्टेट, तब तक इजराइल तो बना ही था, ये ज्यूइश स्टेट रहेगा, और बाकी में पूरे येलो पार्ट में यहां पर पैलेस्टाइन रहेगा। ये ब्रिटिशर्स का कहना था, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाया? नहीं हो पाया। 1947-48 में अब सिविल वॉर हो गया, राइट। अब ब्रिटिशर्स तो विड्रॉ करके चले गए, कहा कि अब जो है ठीक है, अब यूएन के मैंडेट में हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। यूएन का फैसला आया कि देखो 2 तो आपको बनाने पड़ेंगे। स्टेट ऑफ इजराइल को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया, और जैसे ही रिकॉग्नाइज किया गया तो जो सराउंडिंग स्टेट थे, यानी कि इजिप्ट, ट्रांसजॉर्डन, इराक, सीरिया, इन्होंने कहा कि ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन्होंने इन्वेड कर दिया इजराइल को। तभी हमने कहा कि 1948 का जो वॉर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इजराइल की हिस्ट्री में, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस की पहली लड़ाई थी इनकी, राइट। इसको कहा गया 1948 अरब इजरायली वॉर। लेकिन जीता कौन? इजराइल जीता। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, इराक ये सब इन्वेड करे, लेकिन फाइनली जो है विक्ट्री इजराइल की हो गई। ये भी कहा जाता है कि ये जो फर्स्ट वॉर था एक्चुअल में इसने इजराइल को स्टैब्लिश करवाया, यानी कि अगर ये वॉर ना होता तो इजराइल इतने बड़े एरिया को कैप्चर ना कर पाता, राइट। तो वॉर रिजल्टेड इनटू इजराइल विक्ट्री और एनेक्सिंग टेरिटरी बियॉन्ड द पार्टीशन बॉर्डर्स। ये कहा जाता है 7 लाख से 7.5 लाख के आसपास जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको अपने घर छोड़कर जाने पड़े। अब आपको लग रहा होगा उनको क्या दिक्कत है, उनको तो अरब कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। नहीं किया। ये अरब सॉलिडारिटी इज अ मिथ। कारण एक तरफ आप इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हो, ठीक है, जॉर्डन, इजिप्ट सब मिलकर लड़ रहे हो, लेकिन जब इसी पॉपुलेशन को पनाह की जरूरत है तो कितने सारे देशों ने डिनाई कर दिया एक्सेस। मोस्ट ऑफ द अरब नेशन स्टेट्स डिनाइड देम सिटीजनशिप। कई जगह बदतर हालात में रहना पड़ा, कई जगह उन्होंने कहा कि हमें ग्रेजुअली नागरिकता दे दो, तो कानून सख्त कर दिए गए। तो लगा कि यार ये क्या चल रहा है। फिर भी अब अभी भी अरब स्पिरिट में कुछ लोगों में विश्वास था। आगे बढ़ी कहानी। स्वेज क्राइसिस 1956। अब तक एक बात क्लियर हो चुकी थी यूएस, ब्रिटेन को कि यार जो इजराइल हमने बनाया है ना, बहुत ही स्ट्रेटेजिक बनाया, बड़ा फायदा होने वाला है। आप कहोगे क्या फायदा होने वाला है? अरे स्वेज कैनाल, यहां पर फ्रांस और ब्रिटिश
इन दोनों के यहाँ पर इंटरेस्ट थे, इन दोनों के शेयर होल्डर्स थे स्वेज कैनाल में, जहाँ से मेजर ये ट्रेड रूट था। लेकिन हुआ क्या, अब इसको इजराइल ने इन्वेड कर लिया, मतलब इजराइल इन्वेडेड द गाजा एंड इजिप्शियन सिनाई। ये है इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला, और गाजा स्ट्रिप है ये वाला एरिया जो आप छोटा सा दिख रहे हैं, जहाँ से आज हमास हमले कर रहा है। ठीक है, तो नासिर ने जैसी नेशनलाइज कर दी, नासिर ने अगर नेशनलाइज कर दी उसका मतलब क्या है कि भाई फ्रांस और ब्रिटेन, तुम्हारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो गए साइड में। ये काम कर दिया नासिर ने, मतलब इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दी, नहीं भाई हमारा एरिया हम कंट्रोल करेंगे, हम पैसा कमाएंगे। तो अब इजिप्ट और अब ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि इजराइल बदला नहीं लोगे हमारा, हमने इतना सपोर्ट किया तुम्हें बनाने में। इजराइल ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, हम करेंगे। तो इजराइल ने फिर वहाँ पर सिनाई पर आक्रमण कर दिया, इन्वेड कर दिया। अब नवंबर 5 और 6 की बात है, ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस वो भी पहुंच गई पोर्ट साइड और पोर्ट फोर्ट पर, और उन्होंने भी ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया स्वेज कैनाल को, कि स्वेज कैनाल तो जाने नहीं देंगे। लेकिन फाइनली ये मामला यूएन में आया और कहा भाई शांति बनाओ। तो यूएन ने कहा कि देखो ब्रिटिश और फ्रांस यहाँ से निकलो, और इजराइल तुम भी अपनी फोर्सेस को यहाँ से हटाओ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो इजिप्ट की जगह सिनाई पेनिनसुला। खैर फाइनली ये विड्रॉ हुए। अब नासिर को हीरो बना दिया गया। मैं आपको बताऊं, कई सारी मूवीज और टीवी सीरीज इस बात पे बनी है कि कितना हीरोइक मतलब एक्ट था कि जिसमें इजिप्ट ने स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। मतलब पूरे अरब वर्ल्ड में नासिर बिकेम अ हीरो, राइट, एक हीरो बन गए कि भाई किसी ने अगर टक्कर दी है इन सब को, वेस्ट को और इजराइल को, तो वो तो नासिर ने दी है। अब इजराइल डिड नॉट फ्रीडम टू यूज कैनाल। अब यहां पर मुद्दा ये था कि ये जो स्टेट ऑफ तिरान है इसको तो यूज कर सकता है, ठीक है, यानी कि शिपिंग आप स्टेट ऑफ तिरान से तो कर सकते हो ये, लेकिन भाई अब ऐसा नहीं है कि इसका आप फ्रीडम से इस्तेमाल कर सकते हो। अब होता है 6 डे वॉर। अब यहां पर नासिर को ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। नासिर ने कहा कि इजराइल को हमने पहले पुशबैक करा दिया जब इन्होंने इन्वेड करने की कोशिश करी, जब हमने स्वेज कैनाल का स्टेटस चेंज किया, अब बताते हैं इनको असली क्या होता है। खैर इन्होंने अटैक कर दिया इजराइल पर, पैलेस्टीनियन गुरिल्ला ग्रुप्स को सपोर्ट किया, पैसा दिया, और इस बार साथ में थे सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सब साथ में थे। तो ऐसे में हीरोइक इमेज थी, हीरोइक इमेज के थ्रू अब इन्होंने सीरिया से भी सपोर्ट लिया। नासिर ने इजिप्शियन फोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया सिनाई में। अब ये जो मोबिलाइज किया सिनाई पेनिनसुला में, ये है सिनाई पेनिनसुला, और यहाँ से फोर्सेस यहाँ जा रही हैं। ये वो वाक्य है जिसपे मैं कह रहा हूँ कि कई सारी मूवीज बनी हैं और इजिप्ट में इसको हीरोइक माना जाता है कि देखो क्या बात है, हमने इसको क्रॉस करके अब यहाँ पर गए और यहाँ पर अब सीज यहाँ पर करेंगे। फाइनली गल्फ ऑफ अकाबा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये इजराइल जो है इसके थ्रू ट्रेड करता है, इस ऑफ गल्फ ऑफ अकाबा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। किंग हुसैन को लगा यार ये तो मौका है, चलो इजिप्ट हम तुम्हें सपोर्ट देते हैं। तो जॉर्डन, जो किंग हुसैन जो थे जॉर्डन के, वो आते हैं कैरो यानी कि इजिप्ट की कैपिटल में और साइन कर देते हैं म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट इजिप्ट के साथ कि हमारी फोर्सेस तुम्हारी फोर्सेस नासिर। तो जॉर्डन फोर्सेस जो हैं अब इजिप्ट की कमांड में आ जाती है। इजिप्ट जहां कहेगा अब जॉर्डन फोर्सेस वहां को चलेंगी। इराक ने कहा अरे हम भी तुम्हारे साथ हैं, हमें मत भूलो, हम भी तुम्हारी अलायंस में हैं। तो ऐसे में जो अरब जो ये नेबर्स थे ये मोबिलाइज हो जाते हैं और प्रीएम्प्टिव, अब इजराइल ने स्टेज कर दी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब है कि इजराइल को पता लगा कि यार अब इजराइल की आपको पता है इंटेलिजेंस ही तो सबसे बड़ी फेमस मानी जाती है। हालांकि इस बार फेलियर माना गया मोसाद का, कैसे इतना बड़ा अटैक हुआ, लेकिन जब ये ज्वाइन कर रहे थे कमांड फोर्सेस को और सिनाई पेनिनसुला में स्टेशन हो गए थे, तो अब इजराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक में 90% जो इनकी एयर फ्लीट थी उसको मैट पे ही खत्म कर दिया, टरमैक पे ही खत्म कर दिया। यानी कि जो इनकी एयरफोर्स थी वो मतलब वहाँ से प्लेन उठते भी उससे पहले से ही इन्हें खत्म कर दिया। सिमिलर एयर असॉल्ट से सीरियन एयरफोर्स को भी खत्म कर दिया। तो यानी कि ये बहुत बड़ा क्रूशल स्टेप था उनकी इंटेलिजेंस का और उनके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का, जिसने इस बैटल का रुख बदल दिया। 3 दिन में इजराइलीज ने विक्ट्री हासिल कर दी और ये सबसे बड़ी विक्ट्री मानी गई। लेकिन इस बार इजराइल ने कहा कि यार पहले ना हम यहाँ तक थे, ये गाजा है, गाजा में आपके पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स, ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पर पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स, ये जेरूसलेम है, जेरूसलेम में वेस्ट और ईस्ट यहाँ पर इजराइल का कंट्रोल। ये जो ग्रीन पार्ट में देख रहे हैं ये था इजराइल, राइट। लेकिन इस वॉर के बाद इजराइल ने कहा ये है इजराइल, ये पूरा कंट्रोल कर लिया। देख रहे हैं, ये भी सिनाई पेनिनसुला कर लिया, गाजा पर भी कंट्रोल, वेस्ट बैंक पे भी इन्फ्लुएंस, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं गोलन हाइट, अब यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस, राइट। तो ये सब एरिया अब इजरायली फोर्सेस के अंडर था। इजरायली फोर्सेस ड्रोव जॉर्डन फोर्सेस ईस्ट जेरूसलेम और फाइनली पुश बैक कर दिया। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचे
नासिर साहब और साहब कि यार इसका तो कुछ सोल्यूशन कराओ, सीज फायर कराओ। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा चलो सीज फायर कराते हैं और इजिप्ट आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अब स्टेटस को आएगा। खैर, सीरिया हेल्ड आउट हाउवर। अब सीरिया ने क्या करा, ये डायरेक्ट इनकी गोलन हाइट को नहीं लिया था, इनको पहले क्या करा, इनको कंट्रोल करा, लेकिन सीरिया अभी भी नहीं मान रहा था। सीरिया यहाँ से जो है अटैक कर रहा था, इजराइल की तरफ शेलिंग कर रहा था। इजराइल ने फिर सीरिया में भी अपनी फोर्सेस को भेजा और जो गोलन हाइट्स था, ये वाला जो एरिया है, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट। तो इस तरीके से गोलन हाइट से क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, डायरेक्ट प्रीलिम्स का, तो वो ये वाला एरिया है, तो उसका बॉर्डर किस किस से कनेक्ट करता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। खैर, अब यूएन का रेजोल्यूशन पास हुआ 242 और इजराइल ने विड्रॉ कर लिया इन टेरिटरीज से, यानी कि इजिप्ट ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, आप सिनाई पेनिनसुला को हमें वापस दे दो और हमें अब कोई दिक्कत नहीं, हम आप पर कोई अटैक नहीं करेंगे, राइट। तो यानी कि कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ जो कि यूएस ने मीडिएट करा। इजिप्ट ने 2 नेशन स्टेट सोल्यूशन को विद पैलेस्टीनियन इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया। 2 नेशन सोल्यूशन का मतलब यह है कि अब इजिप्ट ने मान लिया कि जी हाँ, जो इजराइल है वो एक नेशन स्टेट है। अब इसके बाद इमरजेंस होता है पीएलओ का। 1964 में जाकर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आती है। आप कहेंगे इस समय क्यों आई? अभी तक तो पैलेस्टीनियंस को लग रहा था कि हम अरब हैं और ये बाकी जो आसपास के हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब अरब भाई हैं हमारे, इजिप्ट, और ये सब जो है मिलकर हरा देंगे इजराइल को। लेकिन जब ये खुद हार गए और उसके बाद खुद इन्होंने समझौते करने स्टार्ट करे, फॉर एग्जांपल इजिप्ट ने करा, अब समझ में आ गया कि भाई अब जो है अपना ही कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो डिफीट ऑफ अरब कंट्रीज, 6 डे वॉर। अब पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल और मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उन्होंने अपनी होप जो है पैन अरबिज्म पे छोड़ दी कि यार ये सारे के सारे अरब एक हैं, सब मिलकर हरा देंगे, हट जाएगा इजराइल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो ऐसे में पैलेस्टीनियंस को अपनी ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गई। ऐसे में राइज होता है एक लीडर यासिर अराफात का, अभी तक के इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है यासिर अराफात को। 1960s, अब ये फतह के पार्ट थे, लीडर ऑफ फतह द पॉलिटिकल पार्टी, और फिर ये पीएलओ के चेयरमैन बन गए। पहले स्टार्ट किया आर्म स्ट्रगल और ग्रेजुअली फिर चेंज हुए आफ्टर ओस्लो अकॉर्ड, फिर शांति का रास्ता अपनाया। लेकिन उस समय पर इन्होंने सबसे पहले गुरिल्ला अटैक स्टार्ट किए जॉर्डन में। अब जब जॉर्डन से स्टार्ट किए तो इजराइल ने कहा अच्छा जॉर्डन मानोगे नहीं, इनको अभी पनाह देकर रहोगे। तो ऐसे में इजरायली रिप्रेजल हुआ और ऐसे में जॉर्डन में इंस्टेबिलिटी आने लगी। अब जब जॉर्डन में इंस्टेबिलिटी आने लगी तो जॉर्डन के किंग ने कहा यार देखो हमने एक वॉर लड़ा था, हार गए थे, अब यासिर अराफात तुम हमारे पर आफत मत लाओ, तुम यार निकलो यहाँ से। तो पीएलओ जो है अब कॉन्फ्लिक्ट में आ गई किंग हुसैन के साथ, जॉर्डन के साथ। तो भाई अब जॉर्डन में तो रह नहीं सकते, तो जॉर्डन से पीएलओ को निकलना पड़ा, राइट। तो फोर्सिबली एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री बाय जॉर्डियन आर्मी। तो जॉर्डनियन आर्मी ने फोर्सिबली कहा कि भाई यहाँ से निकलो, अपनी आफत लेकर जाओ। पीएलओ शिफ्टेड इट्स बेस टू लेबनान। अब लेबनान में आ गए, तो इजराइल ने कहा लेबनान तुम नहीं मानोगे, अब यहां पर आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। तो अरब हेड्स ने रिकॉग्नाइज किया पीएलओ को कि भाई पीएलओ जो है ऑफिशियल पैलेस्टीनियन की रिप्रेजेंटेटिव है, और अरब लीग का इन्हें पार्ट बना लिया। हालांकि पीएलओ को समझ में आ रहा था कि अरब लीग का पार्ट बनना, पैलेस्टीनियन का रिप्रेजेंटेटिव होना, इससे भी फायदा है, पैसा हथियार मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन जब ऑफिशियल ये अकॉर्ड हो रहे थे, इसमें पीएलओ को नहीं पूछा जा रहा था। कारण क्योंकि अगर वो हथियार का इस्तेमाल कर रही है इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल कह रहा है ये तो टेररिस्ट हैं, तो यूएस कैसे मान ले कि भाई उनको हम बुला लेंगे और साथ में बैठा लेंगे, राइट। तो इजराइल की डिजायर थी कि अब डिस्ट्रॉय करना है पीएलओ को। तो ऐसे में अब उन्होंने लेबनान की तरफ अपने अटैक स्टार्ट किए, जॉर्डन पर अटैक करें। जॉर्डन ने कहा भाई तुम यहाँ से निकलो, लेबनान पहुंच गए। इन्होंने अब लेबनान को बेस बना दिया पीएलओ ने। अब यहाँ पर इजराइल के अटैक होते हैं और जो बैरूत उनकी जो कैपिटल होती है, अब उसी को घेर लिया जाता है इजराइल द्वारा। इजराइल ने बैरूत की कैपिटल को ही घेर, मतलब लेबनान की कैपिटल बैरूत को ही घेर लिया और यहाँ पर पीएलओ को हेडक्वार्टर को ही अब अपने अंडर कर लिया। कहा कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है फिर क्या चारा रहता, तो पीएलओ की फोर्सेस को बैरूत को ही छोड़ना पड़ा, राइट। और अब यहाँ पर एक सिंपैथेटिक यू कैन से एक मूवमेंट बनने लगी टुवर्ड्स पीएलओ। अब अरब कंट्रीज को खुद लगा यार हम अरब, पैलेस्टीनियन अरब, पहले जॉर्डन से बाहर निकाल दिया वहाँ की फोर्सेस, अब लेबनान से लड़ रहे हैं, लेबनान से बाहर निकाल दिया, हम खुद इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, कम से कम कुछ तो करें। प्लस क्योंकि उस समय लीडर जो थे यासिर अराफात थे, तो इनके खिलाफ भी डिससेटिस्फैक्शन होने लगी कि भाई तुम्हें बैरूत भी छोड़ना पड़ा, ये बड़ा शर्मनाक है, तो क्या ही करा तुमने। अब ऐसे में होता है इंतफादा, यानी कि अब यहाँ पर एक पॉपुलर अपराइजिंग होती है अमंग द पैलेस्टीनियन कॉमन पब्लिक अगेंस्ट
इजराइल रूल। यानी कि अब केवल गुरिल्ला वॉरफेयर पीएलओ नहीं लड़ेगी, अब आम जनता ने भी आवाज खड़ी कर दी। पीएलओ के बेसिस लूज हो गए थे, सक्सेस जो है अब इंतिफादा का बढ़ने लगा था। तो अब पीएलओ प्रोक्लेम्ड स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, कहा कि अब जो है हम, ये पैलेस्टाइन एक ऑफिशियल स्टेट है और हम इनकी सरकार हैं, लेकिन हम इनकी सरकार ना बाहर से रूल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम सेफ नहीं हैं क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये जो खबर है 1993 की, इसने दुनिया को अब अचंभित कर दिया। कारण न्यूयॉर्क टाइम्स का ये जरा हेडलाइन देखिए, क्या कह रहा है, पीएलओ एंड इजराइल एक्सेप्ट ईच अदर आफ्टर 3 डिकेड्स ऑफ रिलेंटलेस जो स्ट्राइफ चल रही थी इनकी। यानी कि 30 सालों के बाद अब जाकर यासिर अराफात का लेटर आता है। देखिए लेटर में आपको पढ़ के बता दूं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, द पीएलओ रिकॉग्नाइजेस द राइट टू द स्टेट ऑफ इजराइल टू एग्जिस्ट इन पीस एंड सिक्योरिटी, रिनाउंसेस द यूज ऑफ टेररिज्म एंड अदर एक्ट्स ऑफ वायलेंस। तो ये इन्होंने लेटर लिख दिया। तो जाहिर सी बात है, अब इजराइल ने कहा ठीक है, तो यानी कि अब हम भी एग्जिस्ट करेंगे, तुम भी एग्जिस्ट करो। लेकिन मुझे बताइए, इससे अब जो अदर पैलेस्टीनियंस हैं, क्या वो खुश थे? अब पैलेस्टीन का एक बड़ा तबका ऐसा था, उन्होंने कहा ये जो ओस्लो में इन्होंने किया है शांति प्रस्ताव और इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है, ये इन्होंने हमारी मूवमेंट को, हमारे हक को ही छीन दिया है। मतलब अपने लीडर पर अब इन्होंने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया। अब यहां से इमरजेंस होता है दैट आइडिया कि अब कोई और तरीका चाहिए, राइट। यहां पर एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई गई कि एक अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार जो है यासिर अराफात की रहेगी और ग्रेजुअली किस किस एरिया में अब ग्रेजुअली कंट्रोल इजराइल छोड़ता चला जाएगा और पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती चली जाएगी, उस पर बीच में डिस्कशन होता रहेगा। सेकंड इंतिफादा होता है, अब राइज ऑफ हमास होता है 2004। महमूद अब्बास जो हैं लीडर बनते हैं। अब इन पर अभी भी काफ़ी सवाल उठते हैं कि इतने समय से आप लीडर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि उस समय पर ये लीडर इमर्ज होते हैं और ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पीएलओ, राइट। जो सेकंड इंतिफादा होता है अल अक्सा इंतिफादा, क्यों हुआ था? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिल शरॉन, ये लीडर हैं, ये आ जाते हैं अल अक्सा मॉस्क में फोर्सेस के साथ। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि अल अक्स मॉस्क जो है वो पहला किबला है, मतलब पहला वो है जहाँ से हेवन में जब बेसिकली जब अल्लाह ने बुलाया था प्रॉफेट मोहम्मद को दिखाने के लिए, तो उससे पहले वो कहाँ रुके थे? बुरक हॉर्स के थ्रू अल अक्सा में रुके। तो पहली प्रेयर वहाँ हुई थी। अब वहाँ पर ये फोर्सेस के साथ चले गए, तो ऐसे में फिर तो भाई अपराइजिंग हो गई, खिलाफत हो गई एक तरीके से, सेकंड इंतिफादा हो गया। अब यहाँ से स्पेस मिलता है हमास को। हमास कहता है मैं पीएलओ के आइडिया कोई नहीं मानता। किस बात का इजराइल? कोई नहीं है इजराइल। तो अब लोगों को लगता है ये हमास सही बात कर रहा है, यानी कि लोगों की आवाज ये है, बाकी तो सब कॉम्प्रोमाइज वाले हैं। तो इससे अब हमास जो है गाजा स्ट्रिप, क्योंकि वहां वेस्ट बैंक से तो पीएलओ है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, तो गाजा जो इस तरफ आपका पड़ता है, राइट, तो गाजा से अब हमास अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगता है और यहां से वो अपना कंट्रोल करने लगता है। जो ये पीस अकॉर्ड हुआ था, हमास कहता है हम तो इसको नहीं मानते, और वो नहीं मानते, इसको दिखाने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग्स होने लगती हैं इजराइल में, बड़े तादाद में लोग मारे जाने लगते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमास कहता है अगर पीस अकॉर्ड माना जाता तो इतने बड़े तादाद में पैलेस्टीनियंस जो हैं अपनी सुसाइड बॉम्बिंग क्यों करते। उनका कहना है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो फार राइट हैं, राइट विंग हैं, हम उनके खिलाफ हैं क्योंकि ये शांति नहीं चाहते, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए पैलेस्टीनियंस पर आक्रमण करते हैं। ऐसा फिर हमास इसका यूज़ करता है, हमास का ये सेंटिमेंट है। अब हमने फिर इसके बीच में अटैक देखे, गाजा से इजराइल की तरफ, इजराइल से गाजा की तरफ, ये वर्स फ्लेयर अप देखे। अब इसमें एक था ये 2014 में, कहा जाता है करीब 1462 सिविलियंस मारे गए, राइट। और पैलेस्टीनियंस देखिए 2251 पैलेस्टीनियंस मारे गए। अल-अक्सा कंपाउंड में फिर एक और हादसा हुआ 2021 में। अब वाई द अटैक नाउ? अब अटैक क्यों है? जो अभी आप देख रहे हैं प्रेजेंटली और अभी तक के पीरियड का सबसे बड़ा अटैक ये कहा जा रहा है हमास और इजराइल के आपस में। इसका एक बड़ा कारण बताया जाता है क्योंकि वेस्ट एशिया की, यानी कि इस अरब पेनिनसुला की अब पॉलिटिक्स बदल रही है। यूएस की मीडिएशन से हम सऊदी अरब और इजराइल के बीच में हम देख रहे हैं कि दे आर ग्रेजुअली रिजॉल्विंग द इश्यूज एंड दे आर कमिंग टुगेदर। तो मुद्दा यही है कि ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू, अब्राहम समझौते के थ्रू यूएई और आपका बहराइन, सूडान, मोरक्को, इन सब ने तो एक तरीके से इजराइल को मान ही लिया है और सऊदी भी अब करीब आ रहा है। तो ऐसे में एक तरीके से ये हमास और जो ये पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं, तो एक तरीके से इनकी तो डिफीट हुई ना, क्योंकि पहले अरब भी इजराइल के खिलाफ हैं, इस वजह से इनके
इनका वजन बढ़ता रहता था। लेकिन अगर ये सारे अरब देश अब धीरे धीरे इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे, इजराइल के लिए थ्रेट नहीं बनेंगे, तो हमास की जो फाइनेंसेस है उसके सोर्सेज कुछ कम हो जाएंगे। हालांकि ईरान अभी भी है उसके साथ, राइट। हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि वो हमास के साथ इजराइल पर अटैक करता रहेगा, बट द पॉइंट इज कि ग्रेजुअली इंटरनेशनल लेवल पर अब इजराइल के खिलाफ जो उसका आइडिया था कि इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, अब वो डिफीट हो रहा है। तो ऐसे में उसको पैलेस्टीनियन का कंसर्न दिखाना है, इशू को एस्केलेट करना है, इस वजह से ऐसा वो कर रहा है। तो लास्ट में मुझे लग रहा है कि अब आपको सारा इशू स्टार्टिंग से लेकर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रिलीजन अभी क्या चल रहा है सब कुछ क्लियर हुआ होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन यहां से जो आ सकता है दैट इज गोइंग टू बी लाइक डिस्कस द वेरियस इश्यूज कनेक्टेड टू इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटर वर्ल्ड वॉर पीरियड। अगर इस तरीके से बन जाए तो आपको ना हर एक पीरियड का एक साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। ये लेगेसी लेक्चर सीरीज है, इसमें हम कंप्लीट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पर बात करते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।